गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। वेक्टर अलजेब्रा यहाँ से अपन कंटिन्यू करते हैं। कल मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट बताया था। लास्ट जो लेक्चर था 6.2, कल मैंने दो पार्ट्स में लेक्चर को अपलोड करा था, ताकि जिन्होंने मिस करा हो वो दो पार्ट में धीरे धीरे करके देख ले। मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे कि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, दैट इज ए डॉट बी जो होता है वो बी डॉट ए के बराबर होता है ना। फिर उसके बाद हमने देखा था कि एक वेक्टर का खुद के साथ अगर डॉट करो तो क्या आता है आपके पास, मॉड्यूलस ऑफ दैट वेक्टर, मॉड्यूलस ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ मॉड्यूलस। ठीक है, ए डॉट ए क्या होता है, मॉड ए स्क्वायर। ए डॉट ए इज मॉड ए स्क्वायर। तो कभी भी आपको जीवन में आज के बाद मॉड ऑफ सम वेक्टर दिखाई दे, मॉड ऑफ एनी वेक्टर दिखाई दे, है ना, तो आपको क्या करना है, किसी भी वेक्टर का मॉड दिखाई दे तो स्क्वायर कर लो दोनों तरफ। तो मैंने आपको ये टिप जो है बताई नहीं है, वो भी लिखवा दूंगा। मॉड दिखे स्क्वायर कर लो दोनों तरफ, गोल्डन ट्रिक है, बहुत काम का ही। डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर ऑफ डॉट प्रोडक्ट जो होता है, अगर आपको बी प्लस सी का डॉट ए के साथ करना हो तो यू कैन डिस्ट्रीब्यूट ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। और अगर आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज लगाने का मन करे तो अपने आप को रोको और अलजेब्रिक आइडेंटिटीज ना लगाओ। ठीक है, आप हमेशा डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर को यूज कर करके पूरा प्रोडक्ट निकालो। कई बार क्या होता है, आपका रिजल्ट अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज की तरह आ जाता है। जैसे यहाँ पे ए डॉट ए माइनस बी डॉट, थोड़ा सा भी लिख रहा हूँ तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा, नहीं लिखते। ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी कर रहे हैं अपन, तो यहाँ से क्या आ रहा है, वही ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर आ रहा है, बट उसको आप डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर से करके देखो तो कभी फंसोगे नहीं। ठीक है, अच्छा। और कभी भी आपको लास्ट 9th पॉइंट दिख रहा है ये, हाँ, कभी भी आपको ए प्लस बी का मॉड दिखाई दे या किसी भी वेक्टर का मॉड दिखाई दे, स्क्वायर कर लो दोनों तरफ एंड देन प्रोसीड। ठीक है, तो ये वाली टिप मैं अगले वाले लेक्चर में, दैट इज इस वाले पेज में लिखने वाला हूँ। द गोल्डन टिप एंड द गोल्डन ट्रिक फॉर सच डॉट प्रोडक्ट क्वेश्चंस, जो आपको बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ज्यादा मिलेंगे, आईआईटी के एग्जाम्स में भी बहुत ज्यादा मिलेंगे, इज दैट whenever you see modulus of some vector square on square and proceed, square on both sides। ये मॉड्यूल का होमवर्क मैंने आपको दिया था, 1 to 50 आज आपको सॉल्व करना है। जो बच्चे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, पहले 50 क्वेश्चन, ठीक है, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स एंड प्रोसीड, बस इतनी सी बात है। ठीक है, व्हेन यू सी वेक्टर ए स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स एंड प्रोसीड। अच्छा, क्यों? क्योंकि वेक्टर ए का मॉडुलस जो होता है उसका स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट वेक्टर ए का खुद के साथ डॉट, वेक्टर ए का खुद के साथ डॉट। आ रही है आपको मेरी बात समझ में? किसी भी वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर क्या हो जाता है, उसका खुद ही के साथ डॉट। क्योंकि खुद के साथ डॉट करेंगे तो मॉड ए कॉस जीरो तो 1 होता है, दैट इज मॉड ए स्क्वायर। तो इसलिए मॉड ए स्क्वायर को खुद के साथ डॉट बोलते हैं। अब देखो कितनी सारी सिचुएशन में आपको निकाल के देगा बाहर, देखते हैं ना। सबसे पहले एक सिंपल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन। लिखिए, फाइंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मॉडुलस if two vectors a and b are such that vector a is equal to 2, vector b is equal to 3, वेक्टर ए का मॉड है ना, सॉरी फॉर दैट, वेक्टर बी का मॉड एंड ए डॉट बी आपको दे रखा है कितना, 4 के बराबर। ठीक है, क्या आराम से ठंडे दिमाग से अपन इसको सोचते हैं। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। इनफैक्ट अभी तक मैंने आपको वेक्टर में जो भी पढ़ाया है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप खुद से नहीं कर सकते थे। जस्ट डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज जो हमें पढ़ा है वो नया है। ठीक है, अच्छा, एक मैं ये सवाल तो आप कर ही लेना। एक बात बताओ, मैं आपको अगर एक वेक्टर देता हूँ, वेक्टर ए है जो, इट्स अ वेक्टर, जीता जागता वेक्टर है, 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 2k कैप। ठीक है, ये वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा? एनीवन जो मेरे को बता सकता है फटाक से अनम्यूट करके, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दिस वेक्टर एंड डायरेक्शन रेशियो। हर क्लास में पूछूंगा मैं, हर क्लास में।
इससे रिलेटेड नहीं है, ऐसे ही पूछ रहा हूँ मैं क्योंकि बाद में काम आएगा। मैंने आपको बताया था डायरेक्शन कोसाइन कुछ भी नहीं होता है, कैप निकालो यूनिट वेक्टर 3/मॉडुलस ऑफ वट एवर जो भी आता है 9 + 25 + 4 है ना 29, 29 + 9 38 √38 इंटू आई कैप 3/√38 इंटू आई कैप प्लस 5/√38 जे कैप माइनस 2/√38 के कैप। फिर मैंने क्या बोला था कि जो यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट्स होते हैं वही डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं डीसीज। तो डायरेक्शन कोसाइंस जो हो गए अपने पास इस वेक्टर के, मतलब यूनिट वेक्टर के जो कंपोनेंट्स वही, दैट इज 3/√38। ये एल हो जाएगा डायरेक्शन कोसाइन, समझ आ रहा है? पहला डायरेक्शन कोसाइन या कॉस अल्फा कह सकते हैं इसको अपन। दूसरा डायरेक्शन कोसाइन 5/√38 हो जाएगा। तीसरा डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा -2/√38। आ रही है के बात समझ में? तो ये हो गए डायरेक्शन कोसाइंस। और डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालेंगे? डी आर्स। एनीवन देखते हैं किसको याद है? इन्हीं के प्रोपोर्शनल 3 नंबर्स। अब बता दो। नो वन? चलिए सही बता रहे हो। 3,5, -2। क्या करोगे तुम लोग यार? क्या क्या हो गया तुम लोगों को? देखो ये रहा वेक्टर। वेक्टर के डायरेक्शन सुन लो, खोपड़ी में इसको फिट कर लो यार, अभी मैं बता रहा हूँ बहुत ज्यादा काम आने वाली चीज है। किसी भी वेक्टर का, सुनो अच्छे से, किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? हाँ, आप लोग टाइप करके अनम्यूट नहीं कर पाएंगे। क्यों? आई मीन सब लोग कोई ऐसे कहाँ हो अभी आप लोग भाई ऐसे? देखो जो वेक्टर होता है उसी वेक्टर का आप यूनिट वेक्टर निकाल लो, उसके कंपोनेंट्स डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, मैं प्रूव कर चुका था उस दिन। ठीक है? और उसी वेक्टर के फिर उसी डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल 3 नंबर्स आपको लिखने हैं, 3, 5 एंड -2। वो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। अच्छा डायरेक्शन रेशियो और भी लिख सकता हूँ, नॉट जस्ट दीज 3 नंबर्स। ये भी तो डायरेक्शन रेशियो 6, 10, -2, दैट इज इसके इसका सेकंड मल्टीपल, इसका थर्ड मल्टीपल 9, 15 और -6। ये भी डायरेक्शन रेशियोज है भाई। डायरेक्शन रेशियोज इनफाइनाइट हो सकते हैं क्योंकि इनके प्रोपोर्शनल कितने नंबर दुनिया में होंगे? इनफाइनाइट होंगे। लेकिन डायरेक्शन कोसाइंस जो होते हैं वो यूनिक होते हैं। डीसीज आर यूनिक, डी आर आर इनफाइनाइट। ठीक है? चलिए तो इस क्वेश्चन पे आते हैं अपन। क्या लिखा है मैंने ऊपर? नहीं, क्या लिखा है मैंने ऊपर? ऊपर मैंने ये लिखा है कि कभी भी आपको मॉड ए या किसी भी वेक्टर का मॉडुलस दिखे तो क्या करो? दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो। जैसे कि आपको क्या करना है कि फाइंड करना है मॉड ए, मॉड ऑफ A-B। देखो मॉडुलस आया, मॉडुलस आया ना, तो स्क्वायरिंग कर दो। तो मॉड ए का स्क्वायर क्या होता है? किसी भी वेक्टर का मॉडुलस का स्क्वायर क्या होता है? उसी वेक्टर का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट, मतलब A-B वेक्टर का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। बस यहां से आप निकल गए, आप बच गए यहां से। आपको ये मॉड ऑफ A-B निकालना था, आप वैसे नहीं निकाल पाते नॉर्मल तरीके से। आपने स्क्वायर करा और स्क्वायर करने के बाद आपने आपने इसको A-B डॉट A-B लिख दिया। A-B डॉट A-B। अब इसको आप आराम से डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर से सॉल्व कर लो। कैसे करेंगे? A डॉट A माइनस A डॉट B माइनस B डॉट A माइनस माइनस प्लस B डॉट B। ठीक है? तो A डॉट A कितना हो जाएगा? मॉडुलस ऑफ A का स्क्वायर। ये A डॉट B डॉट A सेम होता है और ये दोनों कैंसिल। ओ माय गॉड, कैसे कर दिया मैंने? कैंसिल नहीं होगा, माय बैड। दिस विल बी माइनस ऑफ 2A डॉट B। दोनों सेम साइन के हैं ना। और ये हो जाएगा मॉड B का स्क्वायर। मॉड ए स्क्वायर, मॉड ए कितना दिया आपने को? 2 के बराबर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ए डॉट बी अपने को दे रखा है 4 के बराबर, तो इसको पुट कर दो आप 2 × 4 प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर दैट इज 9। 9 + 4 13, 13 - 8 ये हो जाएगा 5 के बराबर। ठीक है क्या? आ रहा है समझ में? पक्का?
हाँ लिख लो इसको। क्या समझ में आया अभी? अभी भी क्या समझ में आया कि आपको अगर किसी भी वेक्टर का मॉड दिखे, मॉडुलस मतलब मैग्नीट्यूड, मॉडुलस बोलता हूं मैं जरूर लेकिन उसका मतलब मैग्नीट्यूड होता है, तो मैग्नीट्यूड अगर कभी भी निकालना हो तो मैग्नीट्यूड नहीं निकालना, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालना। ठीक है, मैग्नीट्यूड नहीं निकालना, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालना। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं अपन, देखते हैं कितने बच्चे कर पाएंगे। इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर यूनिट वेक्टर्स सच दैट, आर यूनिट वेक्टर्स such that a vector plus b vector plus c vector is equal to 0. ठीक है, find the value of a dot b plus b dot c plus c dot a. ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपको क्या बोला गया है कि ए वेक्टर जो है और बी वेक्टर जो है और सी वेक्टर जो है वो तीनों की तीनों यूनिट वेक्टर है, मतलब इन तीनों का मैग्नीट्यूड क्या रहा होगा, तीनों का मैग्नीट्यूड एट द सेम टाइम 1 रहेगा। ठीक है, अब a प्लस बी प्लस सी 0 दिया हुआ है और मेरे को क्या चाहिए, a डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए। आप बताओ कि ए बी बी सी सी ए कौन से फॉर्मूले में आता है, कौन से फॉर्मूले में आता है, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में। मतलब ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर जो है इसका अगर मैंने होल स्क्वायर कर दिया, पहली बात तो ये 0 है ना, पहली बात तो ये 0 है, और इसका अगर मैंने होल स्क्वायर कर दिया तो मेरे को आइटम मिलेगा। तो होल स्क्वायर करने का मतलब क्या होता है, खुद के साथ डॉट। तो a प्लस बी प्लस सी का खुद के साथ डॉट है, a प्लस बी प्लस सी। आ रही मेरी बात समझ में? दिस इज इक्वल टू 0। आ रही बात समझ में? इसको डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर से खोलेंगे, सुनो 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 सुनो, आगे तो देखो। a डॉट ए आएगा एक बार, फिर a डॉट बी आएगा, फिर a डॉट सी आएगा, b डॉट ए आएगा, b डॉट बी आएगा, b डॉट सी आएगा। अच्छा समझ गए अपन, समझ गए, क्या समझ गए कि सारे प्लस 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 साइन है, तो कोई कटने पिटने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। आपको क्या मिलेगा, मॉड ए स्क्वायर, वही जो आइडेंटिटी है वही मिलने वाली है। डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर से आप सॉल्व करना उसको तो आपको आइडेंटिटी ही मिलेगी, बट मैंने इसको ओरली सॉल्व कर लिया कि आइडेंटिटी ही मिलने वाली, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दैट इज। अच्छा कोई बच्चा अगर कंफ्यूज हो जाए तो उसके लिए मैं करके बता देता हूँ, बाकी लोगों का आंसर काफी हद तक सही आ गया है, -1.5 ऑल 3। ठीक है, देखो ऐसा हो सकता है, ए डॉट ए प्लस ए डॉट, ये ए को तीनों के साथ करो, फिर बी को तीनों के साथ और सी को तीनों के साथ, तो ये ए डॉट ए जो आएगा ना दैट विल बी मॉड ए स्क्वायर। ए डॉट बी जो आएगा वो 2 बार आएगा, क्योंकि यहां से आएगा एक बार ए डॉट बी और एक बार ये बी डॉट ए आएगा, तो वो 2 बार आएगा। वैसे ही सारे डॉट प्रोडक्ट दो दो बार आएंगे, और ये सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ए डॉट ए ये एक एक बार आएगा, बी डॉट बी ये भी एक बार आएगा, सी डॉट सी वो भी एक बार आएगा। तो हम तीनों को ऐसा लिख सकते हैं, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर, दिस इज ए डॉट ए, दिस इज बी डॉट बी, दिस इज सी डॉट सी, है ना। खुद के साथ डॉट मतलब मॉडुलस का स्क्वायर होता है, फिर 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। ठीक है, आ रहा है क्या समझ में, पक्का? अच्छा ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स ए बी बी सी सी ए का डॉट प्रोडक्ट टेकन इन ऑर्डर। ठीक है, तो यहां से आपके पास जो रिक्वायर्ड डॉट प्रोडक्ट है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये हो जाएगा -3/2 के बराबर। दैट्स इट। आ रही समझ में? क्या सीखा अपन यहाँ से? सर हाँ बोलो। सर अगर ए बी सी यूनिट वेक्टर है तो दोनों सबका मतलब एक ही हुआ ना मैग्नीट्यूड, हम्म। तो फिर ए प्लस बी प्लस सी 0 कैसे बोल सकते हैं वो? अरे सेम मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर 0 नहीं हो सकते क्या? ये मैग्नीट्यूड सेम है, ये मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, तीनों अगर 120 डिग्री पे है सेम मैग्नीट्यूड के साथ, तो फिजिक्स में पढ़ाया जाता था ना, रिजल्टेंट 0 तो आता है। ठीक है सर।
मतलब 121। 120 नेट इफेक्ट 0 हो जाएगा ना अगर हर हाँ तरफ से हाँ आप सेम ठीक है। डायरेक्शन से खींचोगे तो। ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में भी सेम चीज आप पढ़ते, मोमेंटम ऐसे ही कंजर्व होता था, उसमें भी तीन तरफ से अगर सेम सेम तरीके से स्प्लिट हो जाता था कोई पार्टिकल, वो सब चीजें आपने पढ़ी होगी, वही चीज का एप्लीकेशन एक तरीके से। हम वेक्टर को 1+1+1 थोड़ी ना करते, तो वेक्टर यूनिट वेक्टर है तो उसका डायरेक्शन होगा, है ना। अच्छा, चलिए जैसे कि ऊपर मैंने यूनिट वेक्टर जो लिखा था ना, यहाँ पर कहाँ गया, अच्छा वो मिटा दिया, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन लिखिए। गिवन दैट modulus of A vector is 11, modulus of B vector is what, 23, and modulus of A minus B is given as 30. ये वाला आप करोगे, मैं बताऊंगी आपको, आपको क्या फाइंड करना है। फाइंड modulus of A plus B। करो सॉल्व, खुद से दिमाग लगा। देखो जो भी मॉड गिवन है आपको क्या करना है, हमको मॉड से डील करते आता ही नहीं, सच में नहीं आता है, आपको मॉड का स्क्वायर करना चाहिए। कोशिश करो इसको करने की, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए आप लोगों ने क्या सोचा होगा सबसे पहले तो, कि सर ने हमको ये सिखाया था A माइनस बी का मॉड दिया हुआ है आपको 30, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते, तो मॉड किसी भी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर क्या हो जाता है, उसी वेक्टर का खुद के साथ डॉट। तो ये यहाँ से आपको हो सकता है कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिल जाए। दिस इज इक्वल टू 900। आई कम टू दैट। अब आपको निकालना है मॉड ऑफ A प्लस बी। तो मॉड ऑफ A प्लस बी अपन कैसे लिखेंगे बताइए। देखते हैं मॉड ऑफ A प्लस बी कैसे लिखेंगे। पहले इसको मैं खोल देता हूँ, तो ये कैसे खुलेगा, A प्लस A.B, सॉरी माइनस A.B दो बार आएगा, तो मैं -2AB लिख दूं, -2A.B प्लस B.B, दैट इज B स्क्वायर। ठीक है, मैं डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर से इसलिए करता हूँ ताकि आपको बार बार ये चीज फील हो कि A.A ही मॉड A स्क्वायर आया है, और ये A.B को अपन एज इट इज रखेंगे, प्लस B.B क्या आ जाएगा, मॉड B स्क्वायर, है ना। ये हो जाता है 900 के बराबर। अभी मॉड ए आपको दिया है 11, तो यहाँ पे आप 11 स्क्वायर डालोगे, -2 टाइम्स A.B अपने को गिवन है क्या, ओ नो दिस इज नॉट गिवन टू अस, मे बी यही अपन निकाल के रख लेते। और बी का मॉड कितना हो जाएगा, 23 का स्क्वायर कितना होता है, 23 का स्क्वायर अपन निकाल लेंगे अभी। करेक्ट 529। आंसर 529। ठीक है, थैंक यू। तो ये आ जाएगा आपके पास 11 का स्क्वायर 121 -2 टाइम्स A.B प्लस 23 का स्क्वायर हो जाएगा 529, दिस इज इक्वल टू 900। ठीक है, बढ़िया। तो 121 इसका एक ऐड करा, 530 550 650। ठीक है, तो 650 माइनस 900 इज इक्वल टू 2A.B। A.B नेगेटिव आ रहा है। कौन तीन लोग साथ में बैठे हैं, ऑल थ्री, अद्वैत एंड कोई एंथोनी है क्या तुम्हारे साथ, आदित्य होगा ना। ठीक है, हाँ यार ये कितना आ जाएगा, 650 माइनस 900, दिस विल बी 700, 150 250 आ रहा है ना, 250 आ रहा है, -250, तो -125 आ जाएगा A.B। तो A.B आ जाएगा -125। डॉट प्रोडक्ट तो नंबर ही होता है। अब A.B आ गया अपने पास, तो A प्लस बी भी निकाल लेंगे अपन। कैसे निकालेंगे, देखो A प्लस बी का मॉड निकालना है मेरे को, तो मॉड तो मेरे को आता ही नहीं निकालते, हाँ मेरे को तो आता ही नहीं, सच बता रहा हूँ। मेरे को तो मॉड स्क्वायर आता है। मॉड स्क्वायर क्या होता है, उसी वेक्टर के साथ डॉट, खुद के साथ डॉट।
और अपने को पता है यहाँ पे अपने को डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर यूज करना चाहिए, बट ये आइडेंटिटी जैसा ही आ जाता है, मॉड ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस मॉड बी स्क्वायर। ठीक है, मॉड ए स्क्वायर कितना है लिख दो वहां पे, 11 स्क्वायर, कहाँ गया है, 11 स्क्वायर 2a.b, a.b अपने पास है कितना है, अच्छा 2a.b का वैल्यू ही -250 लिख लेते हैं, -250 प्लस बी स्क्वायर कितना है 23 का स्क्वायर। ओके, सो वी आर ऑलमोस्ट डन। अपने पास जो आंसर आएगा अभी वो कितना आएगा, 121 minus 250 plus 529, so this will be 650 minus 250, that is 400 आ जाएगा LHS, और a प्लस बी का मॉड का स्क्वायर 400 है। ठीक है, तो a प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस बी का स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे 20 आएगा। वैसे +-20 लिखने की जरूरत नहीं, बिकॉज किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड नेगेटिव नेगेटिव नहीं लिखते अपन, सो दिस इज इट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है अगला आपके लिए होमवर्क, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। आप लोग अब सारे क्वेश्चन हवा में कर दोगे। यहाँ पर मैंने लोगों को जनरली स्ट्रगल करते हुए देखा है कि कभी भी आपसे है ना ऐसा कुछ पूछ लिया जाए, मॉडुलस ऑफ a प्लस बी प्लस सी, तो बच्चे बहुत डर जाते हैं। कुछ नहीं करना, आपको स्क्वायर करना हो, क्वेश्चन ही खत्म, क्वेश्चन खत्म, स्क्वायर किया और क्वेश्चन कुछ जान ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, a प्लस बी प्लस सी आपको दिया हुआ है 0 के बराबर। वी हैव डन अ सिमिलर क्वेश्चन टुडे। मॉड ए आपको 3 दिया हुआ है, मॉड बी आपको 1 दिया हुआ है, एंड मॉड सी आपको 4 दिया हुआ है। तो आप क्या निकालना है, समेशन a.b, इसका वैल्यू निकालना है बस। बाकी आप लोग खुद से सोच के यही चीज कर लेना जैसे मैंने आज करवाया। अगला सवाल लिखिए, इफ a स्क्वायर -4 इंटू आई कैप प्लस 2 टाइम्स j कैप माइनस a स्क्वायर -9 k कैप इज इक्वल टू p वेक्टर, ठीक है, हैज an acute angle with the coordinate axis, then find the interval of a का इंटरवल आप फाइंड कीजिए। तो होमवर्क वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर जो है दैट इज -13 करेक्ट है। जिसका भी -13 आया दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन आप लोग अभी कीजिए। और एक और चीज सुन लो बहुत अच्छे से, आपको जैसे ही आपकी क्लास खत्म हो जाती है आपको क्या करना है, सबसे पहले मॉड्यूल का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप, ये वाला लेवल 2 में एक मैच द कॉलम, एंड दैट मैच द कॉलम इज क्वेश्चन नंबर 36, मैच द कॉलम 36। ये आपको सॉल्व करना है होमवर्क में। 4 क्वेश्चन है उसमें, चारों इसी टाइप के, ABC A.B.B.C सब सेम टाइप के, हो जाएगा। गजब का कॉन्फिडेंस आएगा आपको। बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये सब है ना तरह तरह के एग्जाम्स में। नीचे वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये एक वेक्टर है, आई डोंट नो ये कैसा वेक्टर है क्या है, लेकिन इसका कुछ ना कुछ तो एंगल बन रहा होगा कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाई जेड के साथ। तीनों एक्सेस लिखा है ना, प्लूरल है। कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ तो एंगल इसका बन ही रहा होगा।
एक्स वाई जेड एक्सिस। अब इसके साथ इसका कुछ ना कुछ एंगल बन रहा होगा। तो एक्स एक्सिस के साथ और वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ सबके साथ एक्यूट बन रहा है। तो मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, हटाओ। सबके साथ एक्यूट बन रहा है मतलब इसका क्या होगा कि देखो एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेक्टर होता है वो क्या होता है। एक खूबसूरत वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग इज वन आई कैप। वाई एक्सिस के अलोंग एक वेक्टर जो खूबसूरत दैट इज जे कैप, और जेड एक्सिस के अलोंग जो वेक्टर खूबसूरत होता है वो के कैप होता है। तो अगर इसका जो हमारी लाइन है उसका हर एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल है तो आई कैप वाले वेक्टर के साथ भी एक्यूट एंगल हो। मतलब ये वाला जो वेक्टर है हमारे पास, दिस वेक्टर, इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आई कैप के साथ, जे कैप के साथ और के कैप के साथ, सबके साथ पॉजिटिव आना चाहिए। एक्यूट एंगल मतलब डॉट प्रोडक्ट शुड बी पॉजिटिव, राइट है। तो डॉट प्रोडक्ट में इसका आई कैप, जे कैप और के कैप के साथ कर देता हूँ, पॉजिटिव होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि पी डॉट आई कैप ये पॉजिटिव होना चाहिए, पी डॉट जे कैप ये पॉजिटिव होना चाहिए, एंड 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 पी वेक्टर डॉट के कैप ये भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। बस। तो डॉट प्रोडक्ट आप पॉजिटिव कर, तो जैसे ही आप डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव करोगे आपका आंसर आ जाएगा। डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव करो, आपका फाइनल आंसर देखो क्या आएगा। जब आप पी का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ये देखो कैसे होता है, इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट करोगे, ये पी वेक्टर है ना, तो आई के साथ करोगे तो आई वाला कंपोनेंट ही डॉट में जाएगा ना, क्योंकि जे डॉट आई तो जीरो हो जाएगा और के डॉट आई भी जीरो हो जाएगा। तो बस आपके पास बचेगा क्या, ए स्क्वायर माइनस फोर, ए स्क्वायर माइनस फोर, दैट्स इट, दिस इज ग्रेटर देन जीरो। एंड यहाँ से क्या आएगा, पी डॉट जे, पी वेक्टर क्या बेटा टू, और जे वेक्टर क्या है, जे वेक्टर इज जे कैप, तो टू डॉट जे कैप विल बी टू, टू इज ग्रेटर देन जीरो, इसमें ये तो ट्रू ही है, कोई दिक्कत नहीं है। और थर्ड वाला क्या है, ये वाला के वाला ना, तो ये पूरा माइनस के साथ लेना है आपको, माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस नाइन, ये आ जाएगा, दिस शुड बी ऑल्सो पॉजिटिव। तो बस आप सबका इंटरसेक्शन ले लो, इसमें तो अपन माहिर है। ए बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू यूनियन टू टू इन्फिनिटी, यहाँ से आपको ए बिलोंग्स टू आर मिलेगा, क्योंकि भाई टू तो हमेशा पॉजिटिव होता ही होता है, तो ऑल पूरा कंप्लीट सेट मिल गया। और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस नाइन लेस देन जीरो, दैट इज, क्योंकि इनइक्वालिटी पलटेगी ना, इनइक्वालिटी पलटेगी तो ए बिलोंग्स टू माइनस तीन से लेके प्लस तीन, ये ऐसा नजर आएगा। तीनों का इंटरसेक्शन ले लो भाई, माइनस तीन माइनस दो प्लस तीन, माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू यूनियन टू टू इन्फिनिटी, ये ऐसा आ जाएगा। तो ए बिलोंग्स टू माइनस थ्री से लेके माइनस टू यूनियन टू टू थ्री, ये आपका फाइनल आंसर है। सर आपने पी को क्या लिया, अच्छा पी यहाँ पे, एक मिनट, ये पी वेक्टर है ना, क्या क्या दिक्कत है, पी तो वेक्टर का ही नाम है, इसका टेंशन क्यों ले रहे हो आप। दिस इज इट, सिंपल क्वेश्चन, लेकिन आप देख रहे हो इनइक्वालिटी के बिना अपन नहीं कर पाते इसको सॉल्व। अगला क्वेश्चन लिखिए, रुकना नहीं है तो, बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें मेरे को दिमाग लगता ही नहीं, फोकट के नंबर है। a plus b plus c is equal to 0, mod a is equal to 3, mod b is equal to 5 and mod c is equal to 7। आपको क्या करना है, फाइंड एंगल बिटवीन, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन दिख रहा होगा पहले जैसा बट वैसा है नहीं, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, लिखिए, करो इसको, आप लोग खुद से करो, इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा। आई जस्ट वेट कि कौन इसको सॉल्व कर पाता है, जो सॉल्व करेगा उसको मैं चॉकलेट दूंगा, है ना, विवेक की तरफ से।
विवेक दे देना यार, अभी तुम वहां पे हो, दे दे। ट्राई कीजिए, स्टार्ट कर। ओके, तो देखते हैं क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में। ए और बी के बीच का एंगल चाहिए ना, तो ए और बी के बीच का एंगल होता क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ए और बी के बीच का एंगल जो होता है दैट इज, आपको cos थीटा का फॉर्मूला ये वाला, देखो अब सुनो मेरी बात। कभी भी आपको दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना हो, आप ट्राई करो बिल्कुल, मैं थोड़ी सी थ्योरी बताता हूँ। कभी भी आपको दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना हो तो ऑलवेज यूज डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट से ही आप वेक्टर्स के बीच का एंगल आराम से बता सकते हो। जैसे कि ए डॉट बी हमें पता है क्या होता है, क्या होता है बताइए। मॉड ए मॉड बी और एंगल बिटवीन देम का कॉस वैल्यू, कॉस थीटा हो जाएगा आपके पास ए डॉट बी। अच्छा वैसे आपका क्विज होगा आज है ना, मैं बता चुका हूँ आपको मॉड ए मॉड बी। बस असाइन करना है, आप लोगों को असाइन नहीं करा मैंने, ठीक है। आज के क्विज में आप पूरी कोशिश कीजिए कि 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। और मैं आपको फिर से दावा दे रहा हूँ, जो बच्चा पुराने क्विज से डर जाता है वो नए क्विज अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो अगर आपका पुराना क्विज इतना अच्छा नहीं गया है तो ट्रस्ट मी ये वाला क्विज ज्यादा अच्छा जाएगा, आपको फिर से नई एनर्जी के साथ सॉल्व करना है। अच्छा 16 तारीख है ना आज, तो 18 को अगला क्विज होगा, फिर 19 को होगा, फिर 21 को होगा। पूरा कैलकुलस अपना 21 को खत्म हो जाएगा। तो कैलकुलस में रिवीजन की जरूरत नहीं है, जिनमें जरूरत है वो मैं आपको रिवीजन कराऊँ। बोर्ड से पहले अभी रिवीजन अवॉइड कर रहा हूँ ताकि आपके बोर्ड्स के टॉपिक अच्छे से कवर हो जाए। हाँ जी ये होता है। तो मैंने क्या सोचा है, काश काश मेरे को ए और बी के बीच में एंगल निकालना ना, तो काश मेरे को ए डॉट बी पता चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, फॉर एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ट्राई टू फाइंड ए डॉट बी। आप ए डॉट बी फाइंड करें। अगर आपको मैं बोलता कि बी और सी के बीच का एंगल निकालें तो आप क्या करते, बी डॉट सी फाइंड करते, ठीक है। चलिए, तो 60 डिग्री आप सबका सही आया है, वेरी गुड। ए प्लस बी आपको दिया हुआ है माइनस सी के बराबर, ऐसे लिख सकते हैं। और ए डॉट बी बेटा तभी तो पता चलेगा आपको जब ए और बी को एक साथ रखोगे और स्क्वायर कर डालोगे। तो आप क्या करो, एलएचएस में और आरएचएस में स्क्वायर कर दो। दोनों तरफ अगर आपने स्क्वायर करा तो ए प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ सी का स्क्वायर। वेक्टर का स्क्वायर मतलब उस वेक्टर का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट है। तो ए प्लस बी का डॉट प्रोडक्ट ए प्लस बी के साथ है। और अब तक तो अपने को याद हो चुका है कि ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी क्या होता है। और सी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मतलब मॉडुलस ऑफ सी का स्क्वायर, ये होता है मॉड ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वैसे ही फॉर्मूला आता है, ठीक है। दिस इज इक्वल टू मॉड सी स्क्वायर, ठीक है क्या। अच्छा, तो क्या हमें मॉड ए स्क्वायर पता है, हाँ जी पता है। देखो क्या है, मॉड ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर दैट इज 9 प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी स्क्वायर, मॉड बी स्क्वायर कितना है 5 स्क्वायर दैट इज 25, और मॉड सी स्क्वायर कितना है 7 7 से 49, ठीक है। तो 25 प्लस 9 कितना हो जाएगा 34। तो 2 टाइम्स ए डॉट बी इज इक्वल टू 49 माइनस 34, 49 माइनस 34, 49 माइनस 34 कितना हो जाएगा 5 और 1 15। एक मिनट रुक जाओ, 40 सही लिखा है, और 15/2 हो जाएगा ए डॉट बी का वैल्यू, ठीक है। आ रही है, सही आंसर है आपका भी। अब ए डॉट बी पता चल गया। ए डॉट बी क्या होता है, मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू एंगल बिटवीन देम का कॉस वैल्यू, दोनों के बीच में जो भी एंगल है उसका कॉस वैल्यू। मॉड ए है 3, मॉड बी है 5, रख दो यहाँ पे। 3 इंटू 5 इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 15 एंड हाफ, 15/2 सॉरी। तो ये 3 5 से 15 कट जाएगा, कॉस थीटा हाफ आ गया, मतलब थीटा 60 डिग्री आ गया। आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपने देखा ये थोड़ा सा चैलेंजिंग था। अगर आप अच्छे से नहीं सोचते हो तो, है ना। तो 60 डिग्री या पाई/3 जो है करेक्ट आंसर है, जितनों का भी आया। तो दिस इज ऑल अबाउट डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट हम लोगों ने कर लिया है कंप्लीट। और डॉट प्रोडक्ट का एक छोटा सा और पार्ट है, वो मैं आपको बता ही देता हूँ अभी के अभी। दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। इतना आसान है, इतना आसान है कि मैं अगर इसको नहीं भी पढ़ाऊंगा ना तो भी आप खुद से कर लोगे, ट्रस्ट में, क्योंकि आपने फिजिक्स पढ़ा है ना। तो बिल्कुल फिजिक्स वाला ही पार्ट है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए
ऑफ वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर, ऐसा लिख दो, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर। ठीक है, इट्स वेरी वेरी इजी। देखते हैं इसमें क्या है। हाँ, एक फॉर्मूला हो सकता है, मैं आपको बता दूं ताकि आपका काम आसान हो जाए, लेकिन बिना फॉर्मूले के भी अपन कर सकते हैं। कई बार मैं बिना फॉर्मूले के करता हूँ ऐसे क्वेश्चंस। देखिए भाई, होता क्या है कि हमारे पास एक वेक्टर है, वेक्टर ए। एक वेक्टर है हमारे पास, वेक्टर बी। कौन सा वेक्टर लंबा नजर आ रहा है? वेक्टर ए लंबा नजर आ रहा है, वेक्टर बी लंबा नजर आ रहा है, वेक्टर ए छोटा नजर आ रहा है। तो जाहिर सी बात है, वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ज्यादा होगा, ए का कम होगा। हालांकि इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता है। अब मेरे को क्या करना है कि ए का प्रोजेक्शन बी पर चाहिए मुझे, वेक्टर ए का प्रोजेक्शन बी पर। इसका मतलब सिंपली ये होता है कि वेक्टर ए का कंपोनेंट चाहिए मेरे को बी पे, जो अपन फिजिक्स में किया करते थे। तो ए का कंपोनेंट बी में निकालना है। तो देखो उसको फील कैसे करते हैं। आप ऐसा सोचो कि अगर ऊपर से आपने ऐसे सनलाइट वर्टिकली 90 डिग्री पर ड्रॉप करी, अगर आपने सनलाइट ड्रॉप करी 90 डिग्री पर, तो ए की जो परछाई बनेगी बी पर वो एकदम इस तरह से बनेगी। ए की परछाई बी पर जो बनेगी, उस परछाई की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी? इतनी होगी। आ रही बात समझ में आपको? अच्छा, तो उस परछाई की लेंथ निकालना है हमें। आ रहा है कि समझ में? उस परछाई की लेंथ निकालनी है। अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया। मैं क्या करता हूँ कि एक वाले वाले पॉइंट को ए बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ, इसको सी बोल देता हूँ। ठीक है, अच्छा। अब मेरे को करना क्या है? मेरे को दो चीजें निकालनी होती है। सबसे पहले मेरे को निकालना होता है प्रोजेक्शन, फिर मेरे को निकालना होता है प्रोजेक्शन वेक्टर। दोनों में फर्क क्या है अपन समझते हैं। प्रोजेक्शन का मतलब होता है सिर्फ लेंथ, और प्रोजेक्शन वेक्टर का मतलब होता है प्रोजेक्शन वेक्टर। दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। प्रोजेक्शन वेक्टर निकालना है और प्रोजेक्शन लेंथ निकालनी है। ठीक है, अच्छा। तो आसान आसान सी बातें करते हैं। मान लेते हैं कि ये दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है वो क्या है? थीटा है। क्योंकि एंगल तो कुछ ना कुछ होगा ही वेक्टर के बीच में, आराम से फाइंड किया जा सकता है। अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जो ब्लैक वाला वेक्टर है ए वेक्टर, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा ए वेक्टर का मॉड। ठीक है, तो फिजिक्स में आप लोगों ने जो चीज पढ़ी थी उसको ही अप्लाई करना है। प्रोजेक्शन की जो लंबाई हो जाएगी, द लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन विल बी मॉड ए कॉस थीटा। ठीक है, बस सिंपली कॉस थीटा हो जाएगा, मॉड ए कॉस थीटा, जो अपन ने फिजिक्स में पढ़ा था। तो ए वेक्टर का बी वेक्टर के अलोंग निकालना है, तो दैट इज सिंपली मॉड ए कॉस थीटा। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? तो ये प्रोजेक्शन आ गया अपने को खत्म। इस प्रोजेक्शन की लंबाई तो पता चली गई ना मेरे को। अच्छा, ये जो लाल वाला एसी मैंने बना रखा है, दिस इज मॉड ए कॉस थीटा। तो ये प्रोजेक्शन लेंथ जो है दैट इज ए सी। अच्छा, प्रोजेक्शन वेक्टर क्या हो जाएगा? प्रोजेक्शन वेक्टर हो जाएगा ए सी वेक्टर। मतलब ये ए और सी पॉइंट को ज्वाइन करने वाला वेक्टर। वो भी निकाल लेंगे अपन, कोई बड़ी बात नहीं, आप सिर्फ लेंथ पे फोकस करो। ठीक है ना? तो फिजिक्स में अपन ने मॉड कॉस थीटा जो पढ़ा है बस वही यूज करना है। किसी को फड़फड़ाहट हो रही है अगर, तो कॉस थीटा साइन थीटा लगा लो इस ट्रायंगल में और कर लो। अच्छा बेटे, एक चीज बहुत ध्यान से सुनो, मैंने यहाँ पे मॉड कॉस थीटा लिखा है। कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, ए वेक्टर कॉस थीटा लिख देते हैं। ये सब गलत है। आपको लेंथ का प्रोजेक्शन निकालना होता है ना। ये ए वेक्टर की लंबाई जितनी होगी, मान लो इस वेक्टर की लंबाई जो है वो 5 है, तो आप क्या करोगे? 5 cos थीटा करोगे। उस वेक्टर से हमें कोई लेना देना नहीं, उसकी लेंथ से हमें लेना देना होता है। ठीक है, तो लिखिए आप प्रोजेक्शन लेंथ। प्रोजेक्शन, मैंने प्रोजेक्शन बोला, इसका मतलब प्रोजेक्शन लेंथ हो गया। प्रोजेक्शन मतलब इट इज ऑटोमेटिकली टू बी अंडरस्टूड एज लेंथ। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट लेंथ, तो कितनी हो जाएगी बताइए मुझे? ये हो जाएगा AC के बराबर, दैट इज मॉड ए इंटू कॉस थीटा। मॉड ए इंटू कॉस थीटा, सही है क्या? चलिए, अच्छा एक और चीज है। क्या आप मुझे बता सकते हो कि कॉस थीटा क्या होगा? मान लो मैं आप में से किसी भी बच्चे से पूछता हूँ कि ये देखो इधर, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, हरा वाला। तो काला वाला और हरा वाला वेक्टर जो है, इनके बीच में जो एंगल आ रहा है थीटा, वो कैसे निकालोगे आप? वैसे निकालोगे ना, दोनों का डॉट प्रोडक्ट, ए डॉट बी, ये हो जाएगा मॉड बी कॉस थीटा।
ठीक है, ऐसे आ जाएगा, दैट इज cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। सही बात है। तो क्या मैं इस cos थीटा की जगह ये लिख सकता हूँ? सोच कर देखो, आराम से सोचना है ना आपको। अगर कभी भी क्वेश्चन है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अपॉन वेक्टर बी, आप फिजिक्स वाला नॉलेज यूज कर लो, लेकिन उसमें क्या आपको एक cos थीटा निकालना पड़ेगा। cos थीटा तो निकालना ही पड़ेगा ना भाई। अब cos थीटा किसकी मदद से निकालोगे? हरा वाला बी वेक्टर और काला वाला ए वेक्टर। ठीक है, तो उसकी मदद से cos थीटा ये आएगा, उसको पुट कर दो यहाँ पे। तो जब अपन पुट करेंगे तो मॉड ए इंटू cos थीटा देखो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। ठीक है क्या? अब देखो मॉडे कट गया, ये मॉडे और ये मॉडे कट गए, तो बचा क्या अपने पास? फाइनली फॉर्मूला जो आ रहा है अपने पास, दैट इज ए सी लेंथ इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड बी, है ना। दिस इज द फॉर्मूला दैट यू मे रिमेंबर एंड यू शुड रिमेंबर। इट्स वेरी इजी, मैं आपको बताता हूँ ये क्यों आसान है, पहले लिख लो आप। तो ये लंबाई है, दिस इज द लेंथ। ठीक है, दिस इज द लेंथ। ये फॉर्मूला आप याद रख लो। अब देखो फॉर्मूला याद रखने का सबसे आसान तरीका जो है, आपको स्क्रीन पे देखना है, समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। देखो वेक्टर ए का प्रोजेक्शन किस पर निकाला मैंने? बी पर। मतलब मैं ए का प्रोजेक्शन बी पर गिरा रहा हूं, है ना। किस पर गिरा रहे हैं अपन? बी पे। तो नीचे कौन है? बी है ना। अरे यार, वेक्टर बी नीचे है ना, क्योंकि ए का प्रोजेक्शन अपन बी पे कर रहे हैं। हाँ, बी का प्रोजेक्शन भी ए पर किया जा सकता है, बी का प्रोजेक्शन ए पर किया जा सकता है, नो डाउट अबाउट दैट। आपको उसका लोड नहीं लेना है। लेकिन समझाने वाली बात यह है कि जब अपन ए का प्रोजेक्शन बी पे कर रहे हैं, तो अपन बी पर प्रोजेक्शन गिरा रहे हैं, बी पर परछाई को गिरा रहे हैं। तो परछाई जिस पर गिर रही है वो नीचे है, बी वेक्टर नीचे। और इधर देखो देखो देखो, फॉर्मूले में क्या आता है? फॉर्मूले में ये आता है कि बी वेक्टर का मॉड नीचे रहेगा। ठीक है, बी वेक्टर का मॉड नीचे रहेगा, मतलब ये हो गया कि दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ देखो देखो आराम से, वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रोजेक्शन क्या होगा? देखो दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिख दो चुपके से। और किस पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपन? बी पर। तो बी नीचे है, तो यहाँ पे वाकई में बी का मॉड नीचे रहेगा। और अगर मैं ऐसा लिखता हूं, प्रोजेक्शन ऑफ उल्टा, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, जो नहीं देख रहा है बहुत पछताएगा। प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए लिख रहा हूं मैं। तो किस पर गिराया मैंने परछाई? ए पर। ए पर परछाई गिराया ना। ए पर अगर मैंने परछाई गिराया है तो ए नीचे रहेगा। इस बार देखो डॉट तो लिख ही दो। किसी भी वेक्टर पर प्रोजेक्शन निकालना है तो सबसे पहले आप उनका डॉट प्रोडक्ट लिख दो, और डिनोमिनेटर में वो वेक्टर लिखो जिस पर परछाई गिराई जा रही है, मतलब जो नीचे वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ये सबसे अल्टीमेट फंडा है इस फॉर्मूले को याद रखने का। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, दोनों का डॉट प्रोडक्ट अपॉन अपॉन जो भी वेक्टर पे अपन प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं वो, जो भी वेक्टर पे अपन प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं वो, दैट्स इट। प्लीज राइट इट डाउन। ये तो प्रोजेक्शन लेंथ है ना, दिस इज द लेंथ। अब मेरे को निकालना है प्रोजेक्शन वेक्टर। बहुत आसान है, आपको लेंथ समझ में आना चाहिए, बस वेक्टर तो क्या है। प्रोजेक्शन वेक्टर देखते हैं ना। ओके, देखो प्रोजेक्शन वेक्टर, किसी भी वेक्टर को आप कैसे लिखते हो? जैसे एसी है, मेरे को क्या करना है? एसी वेक्टर लिखना है। क्या करना है? एसी वेक्टर लिखना है। ये रहा एसी वेक्टर। तो एसी वेक्टर लिखना है अगर, तो कैसे लिखूंगा मैं? किसी भी वेक्टर को लिखने के लिए आपको क्या करना होता है? उसका लेंथ, मतलब वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बेसिकली मेरे को क्या लिखना है? एसी वेक्टर लिखना है। तो एसी वेक्टर क्या हो जाएगा? एसी का लेंथ इंटू एसी का डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन। तो एसी वेक्टर क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ एसी इंटू डायरेक्शन। आप लोग आराम से मेरे को बहुत आराम से बता दोगे कि एसी का जो लेंथ है वो क्या है। एसी का लेंथ है ये, अपन ने अभी अभी निकाला था। ठीक है, दैट इज एसी। और एसी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा बताइए मुझे, एनीवन इन दिस क्लास? एसी वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? बी वेक्टर गिवन है, तो जो बी वेक्टर का डायरेक्शन होगा वही एसी वेक्टर का डायरेक्शन होगा।
बी वेक्टर का डायरेक्शन कौन दर्शाएगा? बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर। तो वही बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर जो है उसको अपन एसी का डायरेक्शन दर्शाने के लिए यूज कर सकते, है ना। तो बी वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर है बस वही आपको आखिरी में मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट, खत्म। एसी वेक्टर मतलब निकालना है प्रोजेक्शन वेक्टर। तो प्रोजेक्शन वेक्टर निकालने के लिए आप पहले लेंथ निकाल लो इस तरीके से, और फिर जो डायरेक्शन है वो आप किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर ले लो जो वेक्टर उस दिशा में है, ठीक है। बस दैट्स इट। आपको क्वेश्चन में गिवन होगा सब कुछ अच्छे से, है ना। मैं आपको इजी क्वेश्चन करा देता हूँ। मैं इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखवा रहा हूँ आपको, ठीक है। दिस इज नथिंग बट एसी वेक्टर का फॉर्मूला, एसी की लेंथ इंटू बी वेक्टर, बी कैप। ठीक है, देखिए सिंपल क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर, फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर, और ए वेक्टर के अंदर तीन कंपोनेंट आपको दिए हुए, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप ऑन द वेक्टर बी वेक्टर i कैप प्लस 2j कैप प्लस 1k कैप। ठीक है, देखो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी कैसे लिखेंगे, हमेशा अच्छे से फॉर्मूला लिखा करो। देखो इधर प्लीज, बहुत काम आएगा। अभी 3D ज्योमेट्री में मैं आपको डायरेक्टली प्रोजेक्शन लिख दूंगा, आप फड़फड़ा जाओगे, इसलिए अच्छे से देखो। प्रोजेक्शन ऑफ किसका किस पर चाहिए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। और मेरे को क्या चाहिए, देखो इधर क्या लिखा है, प्रोजेक्शन लिखा है, प्रोजेक्शन वेक्टर थोड़ी लिखा है। मेरे को सिर्फ प्रोजेक्शन चाहिए, तो मैं सिर्फ प्रोजेक्शन निकालूंगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ए ऑन बी का प्रोजेक्शन मतलब क्या हो जाएगा, पहले डॉट प्रोडक्ट लिख दो दोनों का, पहले सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट लिख दो, वो तो होना ही होना है न्यूमरेटर में। अब किस पर प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं अपन, बी पर, तो बी पर परछाई निकाल रहे हैं, तो बी नीचे आ जाएगा उसका मॉड। ए डॉट बी, ए डॉट बी मतलब दिस डॉट दिस, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालना हम लोगों ने फिजिक्स में सीखा है, इसलिए मैं आपको मैथ्स में उस चीज का ज्यादा फोकस नहीं करा रहा हूँ। तो आई कैप इंटू आई कैप होता है, जे कैप इंटू जे कैप होता है, और के कैप इंटू के कैप होता है, अपने को आता है। तो आई कैप वाला क्या है, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन मॉड बी। मॉड बी मतलब क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर दैट इज 4 प्लस 1 स्क्वायर, बस खत्म। तो प्रोजेक्शन का लेंथ कितना आ गया, 10/5 और √6 आ गया, खत्म। दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। 10/√6 आप चाहे तो रैशनलाइज कर सकते हो इसको, √6 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि एनसीईआरटी में क्या होता है, बोर्ड एग्जाम्स में नॉर्मली रैशनलाइज करके आंसर दिया जाता है। 5/3 टाइम्स √6 हो जाएगा, दिस इज इट। 10/√6 भी सही है, 5/3 √6 भी सही है, 5 √6/3। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि फाइंड, लिखो ऑल्सो फाइंड प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, वेक्टर बी का ए का बी पर चाहिए, तो हो क्या रहा है यहाँ पे, हमारे पास वेक्टर ए और वेक्टर बी इस तरह से है, ए का बी पर प्रोजेक्शन अपने को निकालना है। ये रहा ए वेक्टर और बी वेक्टर ऐसा कुछ है। ठीक है, तो ए का बी पर प्रोजेक्शन निकालना है अगर, तो कैसे निकालेंगे अपने, ये प्रोजेक्शन लेंथ तो मैंने निकाल दी, ये वाली लेंथ कितनी है, 10/√6। 10/√6 इंटू बी कैप कर दू बस चुपके से, खत्म। यही तो हो गया प्रोजेक्शन वेक्टर, कुछ बचा ही नहीं। प्रोजेक्शन वेक्टर इज नथिंग, आप लेंथ निकाल लो और चुपके से बी कैप कर दो। तो यहाँ पे लिखिए प्रोजेक्शन वेक्टर, तो प्रोजेक्शन वेक्टर क्या हो जाएगा,
मैं अगर यहाँ पे इसको ए बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ, इसको सी बोल देता हूँ, तो आपको बेसिकली क्या करना है, एसी वेक्टर निकालना है। एसी वेक्टर क्या हो जाएगा, एसी की लेंथ इंटू बी कैप, खत्म, एंड ऑफ द स्टोरी। एसी की लेंथ मैंने अभी अभी निकाली 10/√6। 10/√6 इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि 5√6/3 थोड़ा घटिया नंबर दिख रहा है। बी कैप आप लोग हवा हवा में निकाल सकते हो। बी कैप कैसे निकालेंगे, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हो, वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, तो बी का मैग्नीट्यूड बी से ही डिवाइड कर दो। आई कैप 2 जे कैप के कैप, तो आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाय क्या करूंगा, अंडर रूट ऑफ 1 + 4 5, 5 + 1 6, √6। ये ठीक है, बस हो गया, आपके पास आंसर आ गया। 10/6 आई कैप प्लस 20/6 जे कैप और 10/6 के कैप, ये हो गया आपके पास एसी वेक्टर। तो प्रोजेक्शन लेंथ निकालते आगे, प्रोजेक्शन वेक्टर निकालते हो गए, बस डॉट प्रोडक्ट आपका इसी तरह समाप्त होता है। बहुत आसान टॉपिक थे, फिर भी मैंने आपको बहुत बेसिक बेसिक ज्यादा क्वेश्चंस करा दिए। अब आ जाते हैं अपन वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए ऑन बी। सर ए का मैग्नीट्यूड लेना है, नहीं ए का मैग्नीट्यूड थोड़ी लेंगे, प्रोजेक्शन वेक्टर चाहिए मेरे को। ये वाला जो रेड वाला वेक्टर दिख रहा है ना, ये ए वेक्टर दिख रहा है ना जो रेड वाला, ये वाला वेक्टर चाहिए मेरे को। ए का लेंथ तो ये ब्लैक वाला है, ये तो ज्यादा है। प्रोजेक्शन वेक्टर का लेंथ नॉर्मली कम ही होता है, हमेशा कम होता है वैसे तो ये एसी वेक्टर का लंबाई जो है वो छोटा है, और आपको एसी वेक्टर का लंबाई यूज करना है, क्योंकि आपको एसी वेक्टर निकालना है, ए वेक्टर थोड़ी निकालना है। कोई और डाउट हो, अगर मैं आपका डाउट समझ नहीं पाया हूं तो मेरे को फिर से आप रिफ्रेम करके बता सकते हो। आगे देखिए, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, प्रोजेक्शन समझ में आया। ए और बी कभी कोई फॉर्मूला नहीं बोलेगा, मैं हर दिन पूछूंगा आपसे फॉर्मूला। ए का बी पर प्रोजेक्शन चाहिए तो ए डॉट बी तो लिखना ही लिखना है, और बी का ए पर चाहिए तो भी ए डॉट बी ऊपर आएगा ही आएगा। बस फर्क इतना है कि जब ए ऑन बी कर रहे होंगे तो नीचे बी आएगा, बी ऑन ए कर रहे हैं नीचे ए का मॉड आएगा, बस इतना सा है। तो प्रोजेक्शन लेंथ आ गया, बस उसके बाद फोटो बना के देख लो कि प्रोजेक्शन लेंथ जो है ए सी वो किस डायरेक्शन में, वो बी डायरेक्शन में, खत्म। ठीक है, तो वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, लिखिए। देखो, किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है ना, तो वेक्टर प्रोडक्ट, अपन उसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स, ऑफ टू, लिखते जाइए, नॉन जीरो वेक्टर्स। अभी इसमें भी कुछ ऐसा नहीं है जो आपको नहीं आता है, मैं आपको वही सारी चीज बताऊंगा जो आपको आती है। तो बहुत रिलैक्सिंग सिलेबस है ये, बहुत ज्यादा रिलैक्सिंग सिलेबस है वेक्टर, पूरा वेक्टर। इनफैक्ट थोड़ा सा दिमाग में लोड आता है 3D में, वो भी एक आध लेक्चर के बाद इतना इजी लगता है आपको कि बच्चा फिर है ना एग्जाम में 3D का क्वेश्चन ढूंढता है। आप जेई के पेपर में लिटरली ढूंढोगे 3D का पेपर, 3D का क्वेश्चन मिल जाए मेरे को, तुरंत खत्म किया जाए, इतना आसान होता है वो, है ना। खैर अभी वेक्टर पे अपन है तो इसको फिनिश करते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स is denoted by two non-zero vectors a and b. A and b is denoted by a क्रॉस b। ठीक है, a क्रॉस b से इनको डिनोट किया जाता है। और a क्रॉस b होता क्या है, a क्रॉस b होता है वेक्टर a का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर b का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। ठीक है, अच्छा, कुछ मिसिंग है क्या इसमें, पहले तो मैं आपको देखो बता रहा हूं, जो अपन ने डॉट प्रोडक्ट देखा था उसमें कॉस थीटा होता था, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा होता है। ठीक है, कॉस थीटा में साइन थीटा होता है कॉस प्रोडक्ट में। अब यार देखो, जो वेक्टर वेक्टर प्रोडक्ट नहीं बोलता, मैं क्रॉस प्रोडक्ट बोलता हूं।
यस ओके हाँ जी। तो देखो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है ना और दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है, दोनों में फर्क क्या होता है बेसिकली। डॉट प्रोडक्ट से आपको नंबर, आपको जो आंसर मिलता है दैट इज अ स्केलर, एक नंबर मिलता है आंसर पे। लेकिन जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उस क्रॉस प्रोडक्ट से आपको जो आंसर मिलता है दैट इज अ वेक्टर। ठीक है, तो ए और बी दो वेक्टर है मेरे पास, इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा दैट विल गिव अस अनदर वेक्टर, अनदर वेक्टर। और उस वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, उस वेक्टर का डायरेक्शन होगा ये दोनों वेक्टर के नॉर्मल यूनिट वेक्टर के बराबर, दैट इज एन कैप। बता रहा हूं मैं आपको सारी चीजें, हालांकि ये चीज अपन ने फिजिक्स में पढ़ी है बट अपन फिर से यहाँ पे पढ़ेंगे। दो वेक्टर्स का नॉर्मल यूनिट वेक्टर, तो ए बी साइन थीटा, ये वाला फॉर्मूला तो आपको याद रखना ही रखना है, साथ में एन कैप होता है। ठीक है, अब वो एन कैप क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहली बात तो यार, थीटा जो है वो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स है, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। और जो थीटा होता है वो 0 to π होता है, क्योंकि दो वेक्टर के बीच में एंगल 0 भी हो सकता है और पाई भी हो सकता है। हाँ, पाई से बड़ा एंगल को अपन फिर उसको 0 to π, मतलब ऑब्ट्यूज तक ही आपको काउंट करना है, रिफ्लेक्स तक जाना नहीं। और एन कैप क्या है, एंड एन कैप क्या होता है, इज अ यूनिट वेक्टर। पहले लिख लो, मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, both A and B, such that vector A, B and n cap form a right-handed system। बस लिखने वाली बात हो गई, अब समझने वाली बात करते हैं अपन। फॉर्म अ राइट हैंडेड सिस्टम। देखिए ए क्रॉस बी, मान लीजिए ये रहा वेक्टर ए और ये रहा वेक्टर बी, दोनों को मैंने टेल टू टेल ज्वाइन कर दिया। अब दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा ना वो क्या होगा, वो कुछ ऐसा होगा, ये ए है ये बी है, दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा दैट विल गिव अस अनदर वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। अब ए और बी के परपेंडिकुलर वेक्टर तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, तो अपने को एक्चुअल में कौन सा वेक्टर मिल रहा है, ऊपर वाला मिल रहा है या फिर नीचे वाला मिल रहा है ना, ऊपर वाला मिल रहा है या फिर नीचे वाला मिल रहा है, वी डोंट नो। देखो तो उसके लिए अपन है ना राइट हैंड रूल यूज करते हैं। राइट हैंड रूल क्या होता है कि आप ए पर अपना हाथ रखिए, ए पर अगर आप अपना हाथ रखोगे इस तरीके से, ठीक है, तो थंब का डायरेक्शन ऊपर की तरफ जाएगा। मेरी ड्राइंग जो है उसकी कोई तारीफ नहीं करेगा। तो ए पर अगर मैंने हाथ इस तरह से रखा तो थंब का डायरेक्शन, और फिर उसको मैं देखो, क्योंकि करना मुझे क्या है, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी करना है अगर, तो ए पर हाथ रखो और बी की तरफ उसको क्रॉस करो, बी की तरफ उसको कवर करो, स्वीप करो, झाड़ू लगाओ, तो आपका थंब का डायरेक्शन ऊपर की तरफ आ रहा है। तो ए क्रॉस बी क्या आ जाएगा, एक ऐसा वेक्टर जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर है ऊपर। परपेंडिकुलर तो नीचे भी होता है ना, लेकिन आपको ऊपर परपेंडिकुलर मिल रहा है ए क्रॉस बी। तो दिस रेड वाला वेक्टर इज नथिंग बट ए क्रॉस बी। और वो ए क्रॉस बी होता क्या है, वो ए क्रॉस बी होता है ए का मॉड इंटू बी का मॉड इंटू दोनों के बीच में जो भी एंगल है उसका साइन वैल्यू और एन कैप। ठीक है, एन कैप का मतलब समझते हैं, समझो मेरी बात। एन कैप का मतलब क्या हो गया कि ये वेक्टर ए है हमारे पास, ये वेक्टर बी है, इसके परपेंडिकुलर। अच्छा ये वाला जो वेक्टर मैंने लाल वाला बनाया ना, दिस इज परपेंडिकुलर टू योर स्क्रीन, आपकी स्क्रीन से परपेंडिकुलरली ऐसे बाहर आता हुआ वेक्टर है, ऐसा फील करो इसको आप। ठीक है, अच्छा तो मैं आपको क्या बता रहा था, हाँ दो वेक्टर्स होते हैं अपने पास ए और बी, उनके परपेंडिकुलर कितने वेक्टर बना सकता हूं मैं, ए और बी के परपेंडिकुलर आई कैन ड्रॉ 1 वेक्टर, 2 वेक्टर, 3 वेक्टर, 4 वेक्टर, 5 वेक्टर, बहुत सारे इनफाइनाइट वेक्टर बना सकता हूँ।
मेरे को क्या करना है, उनके परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर बनाना है। तो उनके परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर में कितने बना सकता हूँ, सिर्फ एक। और उस एक यूनिट वेक्टर के ऊपर एन कैप कहते हैं। आपके मन में अब ख्याल आ रहा होगा कि सर ऐसे आप बहुत सारे बना सकते हो ना, एन कैप तो आप बहुत सारे बना सकते हो। ये लो एक और बना दिया मैंने इसके बगल में। अरे भाई जो इसके बगल में बनाओगे ना आप, वो इसी के बराबर होगा, बिकॉज आपको पता है ना, हाँ, फ्री वेक्टर होते हैं, तो इसी को उठा के आप यहाँ पे रख दोगे तो सेम वेक्टर ही तो है। तो किसी भी दो वेक्टर के परपेंडिकुलर आप कितने कितने वेक्टर बना सकते हो, एक वेक्टर। ऊपर की तरफ अगर आपको एक परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर बनाना है तो वो एन कैप होगा। नीचे की तरफ अगर आपको एक यूनिट वेक्टर बनाना है तो माइनस एन कैप होगा। अब ये एन कैप क्या होता है, या ये एन कैप हम कैसे निकालते हैं वो आपको मैं सिखा दूंगा, उसकी चिंता ना कर। ठीक है, बस इतना सोचो कि इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो आपको तीसरा वेक्टर देता है जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर है। एंड ऑफ द स्टोरी, तीसरा वेक्टर मिलेगा जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। बस ऊपर है या नीचे आपको हैंड रूल से, राइट हैंड रूल से पता करना है। आप सिर्फ अपना राइट हैंड ही यूज करें। ठीक है, लिख लो इसको यहां तक। अच्छा, इसी का एक काउंटर जो डायग्राम में बना सकता हूं, दैट कैन बी, देखो ए क्रॉस बी, है ना। अब मेरे को अगर बी क्रॉस ए करना हो, ये तो मैंने कर दिया ए क्रॉस बी, लेकिन अगर बी क्रॉस ए करना तो आप बी पर हाथ रखोगे, राइट हैंड बी पर हाथ रखोगे और उसको ए की तरफ ले जाओगे। तो बी पर अगर आप राइट हैंड रखोगे, एक मिनट, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। आप फील करना, मेरी ड्राइंग जो है बहुत खूबसूरत है, आपको अभी दिख भी जाएगा। वाह वाह, ठीक है, ऐसा। तो ये राइट हैंड ही है भाई, ध्यान से देखो, दिस इज माय राइट हैंड। और इस राइट हैंड को अगर मैं स्वीप करता हूँ एक ही तरफ, तो अंगूठे का डायरेक्शन जो आएगा वो नीचे की तरफ आएगा। लेफ्ट हैंड मत यूज कर लो, लेफ्ट हैंड यूज करोगे गड़बड़ हो जाएगा। राइट हैंड ही यूज करो। जब आप राइट हैंड यूज करोगे तो आपको बी के अलोंग रखना होगा राइट हैंड को, ठीक है ना। बी के अलोंग रखोगे तब जाके आपको डायरेक्शन जो है वो एक ही तरफ स्वीप करने को मिलेगा, है ना। तो अंगूठे का डायरेक्शन कहाँ आ रहा है, डाउनवर्ड्स आ रहा है ना। तो डाउनवर्ड्स जहां पर आ रहा है वही होगा ए क्रॉस बी का वैल्यू। तो ए क्रॉस बी का जो वैल्यू होगा दैट विल बी ये वाला ए क्रॉस बी। आपको पता ही है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। वो तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, सॉरी, ये बी क्रॉस है, माय मिस्टेक, दिस इज बी क्रॉस है। और ये क्या है, ए क्रॉस बी। क्या हम कंफर्टेबली ऐसा कह सकते हैं कि ये जो ए क्रॉस बी है और जो बी क्रॉस ए है, ये दोनों एक दूसरे के एग्जैक्ट ऑपोजिट होंगे, नेगेटिव। मतलब ये वेक्टर जो भी होगा, ये वेक्टर उसका नेगेटिव होगा। बात समझ में आ रही है? चलिए, बहुत आसान है, मैं इसको स्ट्रेच नहीं करूंगा। ये होता है राइट हैंडेड सिस्टम। तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या देता है आपको, रिटर्न में एक और वेक्टर देता है, थर्ड वेक्टर, दैट वेक्टर इज ए क्रॉस बी। और उसका डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन के लिए मैं आपको एक सुंदर सा यहाँ पे एन कैप बना कर देता हूँ, ये होता है एन कैप। ठीक है, एक यूनिट वेक्टर जो नॉर्मल की दिशा में, इसको कहते हैं अपन एन कैप। ठीक है, चलिए लिखिए आगे। इफ आइदर, कोई भी एक वेक्टर अगर जीरो हो गया ना, ए वेक्टर अगर जीरो हो गया या फिर बी वेक्टर, इनमें से कोई भी एक वेक्टर जीरो हो गया, तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो आएगा। क्रॉस प्रोडक्ट अगर जीरो आएगा, ये जीरो आ गया अगर, देन ए क्रॉस बी, ये कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। और ए क्रॉस बी जीरो है, मतलब इसका क्या हो गया कि साइन थीटा जो है वो डिफाइंड नहीं होगा ना, क्योंकि एक वेक्टर ही डिफाइंड नहीं है, जीरो वेक्टर एक वेक्टर। तो उस केस में ए क्रॉस बी जीरो हो जाएगा एंड थीटा इज नॉट डिफाइंड, एंड थीटा इज नॉट डिफाइंड इन दिस केस। ठीक है, गुड। अब देखो कुछ छोटे छोटे से जो नोट्स है वो मैं आपको लिखवा देता हूँ, वेरी इजी वंस। अच्छा, इजी वंस तो छोड़ो, भाड़ में गया। ए क्रॉस बी करते कैसे, कैलकुलेटिंग क्रॉस प्रोडक्ट, कैलकुलेटिंग
क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट तो कैलकुलेट करना बहुत आसान होता था। एक सेकंड, रुको रुको रुको, सोचने नहीं देते यार तुम लोग। कैलकुलेटिंग क्रॉस प्रोडक्ट। कभी भी आपको दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करना हो तो वो कैसे करेंगे? हमारे पास पहला वेक्टर जो है वो ए वेक्टर है, ऐसा मान लेते हैं। दैट इज A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप। ठीक है। दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, और वो क्या है? B1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3 k कैप। ठीक है। ये दो वेक्टर्स है हमारे पास। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो या तो आप ऐसा करो कि ए क्रॉस बी का फॉर्मूला यूज करो, मॉड ए निकालो, निकाल लिया, मॉड बी निकालो, निकाल लिया। फिर उनके बीच का एंगल जो है उसका साइन वैल्यू निकालो। कॉस वैल्यू तो निकालना डॉट प्रोडक्ट से इजी होता है कॉस वैल्यू निकालना, बट उसी कॉस को आप साइन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो मान लो अपन ने साइन थीटा भी निकाल लिया। ठीक है। और फिर उसके बाद एन कैप निकालो। एन कैप निकालना अपने आप में थोड़ा सा टेडियस टास्क होता है, तो वो मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूँ। सबसे आसान तरीका जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करने का है, डिटर्मिनेंट मेथड। आप ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे। जो सेकंड मेथड है वही अपने को यूज करना है कि आप क्या करो, एक डिटर्मिनेंट तैयार करो। उस डिटर्मिनेंट की पहले तीन वैल्यूज या पहला रो जो रहेगा दैट विल बी आई कैप, जे कैप एंड के कैप। ठीक है। पहले तीन वैल्यूज रहेंगे आई कैप, जे कैप एंड के कैप। दूसरे वैल्यूज क्या रहेंगे? A1 A2 A3 B1 B2 B3। बस इस डिटर्मिनेंट को खोल दो, आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा। B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक है। दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट। तो आप हर बार जब भी क्रॉस प्रोडक्ट निकाले तो इसी तरीके से निकाले। इसमें कोई भी रो को आगे पीछे मत करना, नेगेटिव हो जाएगा। आई कैप, जे कैप, के कैप को सबसे ऊपर मैंने लिखवाया, ऊपर ही रहने दो। कुछ बच्चे स्टाइल मार के बीच में लिख देते हैं कि क्या फर्क पड़ जाएगा। भाई डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज आती है ना आपको, एक नेगेटिव साइन बाहर हो जाता है। तो एक सिंपल सा प्रैक्टिस कर लेते हैं अपन इसको। लेट अस ट्राई टू प्रैक्टिस। फाइंड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 1 जे कैप। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ठीक है। एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस 2 के कैप। ठीक है। तो आपको ए क्रॉस बी निकालना है, निकाल लीजिए भाई, मैंने रोका है क्या आपको? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना, तो पहले तो ए क्रॉस बी निकालिए। हमेशा ए क्रॉस बी अगर आपको निकालना हो तो डिटर्मिनेंट मेथड से निकाला करो। ए क्रॉस बी क्या हो जाता है? डिटर्मिनेंट ऑफ आई कैप, जे कैप, के कैप। अब 2 1 3 यहां से आ जाएगा 2 1 3, और यहां से आ जाएगा 3 5 माइनस 2, 3 5 माइनस 2। रो कॉलम ऑपरेशन लगाने की जरूरत नहीं, मुंह फाड़ के खोल दो, डायरेक्ट खोल दो ना, क्या दिक्कत है? जैसा है वैसा खोल दो इसको। रिचा को बहुत अच्छा लगा होगा ये सुन के। ठीक है। तो खोल दो इसको, आप जैसे ही मुंह फाड़ के खोलोगे तो आई कैप, पहले तो देखो मैं R1 के अबाउट खोल देता हूँ, रो 1 के अबाउट प्लस माइनस प्लस। तो रो 1 के अबाउट खोलेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, आई कैप इंटू इसका छोटू डिटर्मिनेंट ये है, फटाक से कैलकुलेट करो, -2 -15। पक्का? -2 -15 प्लस प्लस होता है, जे कैप के ऊपर क्या है? माइनस, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे माइनस जे कैप। तो आप चाहे तो ये प्लस माइनस को आप अल्टीमेटली माइनस बना दें, माइनस जे कैप। इसका छोटू डिटर्मिनेंट जो बनेगा वो अपने को पता है, -4, सॉरी ये 4 एलिमेंट बनेंगे ना, -4 × 9, -4 -9।
प्लस के कैप का छोटू डिटरमिनेंट ये बनेगा 5 दूनी 10 -3, 10 -3 7 होता है, लेकिन मैं यहाँ पे इसको अगले स्टेप में लिखूंगा। तो हमारे पास डिटरमिनेंट सॉरी वेक्टर आगे डायरेक्टली -17 आई कैप प्लस 13 जे कैप प्लस 3 के कैप, ये आ गया। खुश। अभी जो डिटरमिनेंट आया मेरे पास, सॉरी 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 मैं डिटरमिनेंट क्यों बोल रहा हूँ, ये जो वेक्टर आया मेरे पास, दिस इज नथिंग बट ए क्रॉस बी। ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास सीधे सीधे आ गया, कुछ भी बिना मेहनत करे। मैंने एन कैप भी नहीं निकाला, ये वेक्टर जो आया मेरे पास ये डायरेक्ट फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल रिजल्ट है। ठीक है, अच्छा, दिस इज द फाइनल रिजल्ट। अच्छा एक बात बताओ मेरे को कि ये जो मेरे पास ए क्रॉस बी आया है, इस ए क्रॉस बी का डायरेक्शन रेशो क्या होगा? डायरेक्शन रेशो, नॉट कोसाइन। हाँ हाँ हाँ, कोई भी मुझे बता दे, इस ए क्रॉस बी का डायरेक्शन रेशो क्या होगा? कोसाइन नहीं, डायरेक्शन रेशो मतलब द वेक्टर इटसेल्फ, खत्म। -17 13 3, यही हो गया डायरेक्शन रेशो डी। और इसका अगर मैंने यूनिट वेक्टर निकाला, मतलब ए क्रॉस बी का भी, अरे यार किसी भी वेक्टर का आप यूनिट वेक्टर तो निकाल ही सकते, इसको सी वेक्टर मान लो, तो सी कैप निकालना है तो इसको आप इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके यूनिट वेक्टर निकालोगे, वो यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट्स आपको डायरेक्शन कोसाइंस देते हैं। ठीक है, अच्छा हमको अल्टीमेटली यहाँ पे क्या निकालना था, हमको निकालना था ए क्रॉस बी का मॉड। तो ए क्रॉस बी का मॉड ये हो जाएगा √ऑफ -17 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। सॉरी, एक मिनट, 10 - 7 3, मैंने कुछ गलती करी है क्या? 10 टेन - माइनस 3 होगा सर। अच्छा अच्छा यार, हाँ 10 - 3 है ना, थैंक यू। तो ये 7 आ जाएगा और यहाँ पे भी 7 आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा √ऑफ 507। तो आई होप अपने को क्रॉस प्रोडक्ट निकालते आ गया हो। क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड मतलब किसी भी, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ एनी अदर वेक्टर, वैसे ही निकालना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अपन थोड़ी सी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इसके ऊपर, ऑब्जर्वेशंस एंड नोट्स। तो सबसे पहले अपन काम की बातें लिखते हैं, जल्दी जल्दी लिखेंगे क्योंकि इनमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा। अच्छा अभी तक जितने भी लेक्चर्स हुए वेक्टर के, आपको हार्डली एक आध लेक्चर होगा जिसमें थोड़ा सा लोड गया होगा दिमाग में, DCDR वाले लेक्चर में हो सकता है, अदरवाइज सारी चीजें हमको थोड़ी बहुत आती ही थी। ठीक है, तो हमने क्या सीखा यहाँ से कि ए क्रॉस बी खुद एक वेक्टर होता है, दिस इज अ वेक्टर। ठीक है, इसका डायरेक्शन हमें बहुत अच्छे से आता है। अच्छा, ऐसे ऊपर वाले इसको अगर आपको फील करना ना, तो ये रहा ए वेक्टर, ये रहा बी वेक्टर, और इनके परपेंडिकुलर एक वेक्टर आ रहा है मेरे पास कुछ इस तरीके से, ये दिस इज ए क्रॉस बी। और ये ए क्रॉस बी कितना है मेरे पास, लिख दो मैं यहाँ पे, देखो ये वाला वेक्टर है -17 आई कैप प्लस 13 जे कैप प्लस 7 के कैप, बस दिस इज नथिंग बट ए क्रॉस बी। अच्छा ए क्रॉस बी किसके परपेंडिकुलर है? ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू ए एज वेल एज बी। तो अगर आपको फ्यूचर में कोई बोलता है कि ए के परपेंडिकुलर कोई वेक्टर लिखकर बताओ, या बी के, ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर कोई वेक्टर लिखो, ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर कोई वेक्टर लिखो, तो आप क्या करोगे, दोनों का क्रॉस कर दोगे, वो वेक्टर आ गया मेरे पास। ठीक है ना, ये सब अंडरस्टूड बात है, फिर भी मैं बता रहा हूँ। और एक और चीज, अगर आपको मैं बोलता हूँ कि सुनना मेरे को, बहुत ध्यान से सुनना, ए और बी के परपेंडिकुलर वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालो, या ऐसा सोचो ए और बी का नॉर्मल यूनिट वेक्टर निकालो, क्या निकालो, एन कैप। ए और बी का नॉर्मल वेक्टर तो ये खुद हो गया, दिस इटसेल्फ इज एक्टिंग लाइक अ नॉर्मल बिकॉज इट इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। तो ए और बी के परपेंडिकुलर मतलब ए और बी का नॉर्मल, लेकिन आपको नॉर्मल कैप निकालने को बोल रहा है। तो आप क्या करो, सबसे पहले नॉर्मल वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट से निकाल डालो। क्रॉस प्रोडक्ट मतलब नॉर्मल टू ए एज वेल एज बी। फिर उसका आप यूनिट वेक्टर निकाल लो, मतलब ये जो ए क्रॉस बी है इसको इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, यूनिट आ जाएगा। वो जो यूनिट वेक्टर आया ना, दैट यूनिट वेक्टर इज एन कैप, दैट यूनिट वेक्टर इज एन कैप। समझ में आ रहा है? यहाँ से जो यूनिट वेक्टर आता, इसका यूनिट वेक्टर वही इस ए और बी का एन कैप कहलाएगा। बस मैं आपको ये चीज ऐसी ऑब्जर्वेशन के लिए बता रहा हूँ, पूछा पूछा नहीं है इस क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं, ए क्रॉस बी एक वेक्टर होता है। ठीक है, अच्छा अगर ए वेक्टर
एंड बी वेक्टर नॉन जीरो है, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉन जीरो, नॉन जीरो वेक्टर्स, देन ए क्रॉस बी अगर जीरो के बराबर है वो तभी हो सकता है इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ क्या होता है, कब जीरो हो सकता है, मॉड ए मॉड बी तो जीरो है नहीं बिकॉज दे आर नॉन जीरो, आपको बता दिया, तो साइन थीटा को जीरो होना पड़ेगा, इफ एंड ओनली इफ साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो दैट इज थीटा इक्वल्स टू जीरो, दैट इज, अभी दैट इज इतने बार अपन लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते मेरे को उससे कोई मतलब नहीं, दैट इज वेक्टर्स आर पैरेलल, दैट इज वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी, अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो उनके बीच का एंगल जीरो है, एंगल जीरो है तो साइन थीटा जीरो है, तो ए मॉड बी साइन थीटा भी जीरो आएगा, ठीक है, गिवन दैट ए और बी के मैग्नीट्यूड नॉन जीरो है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या आ गया कि अगर हमको बोला जाए कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो है तो इट डबल इंप्लाइज दैट ए मस्ट बी पैरेलल टू बी, it double implies that A must be parallel to B. ठीक है, अच्छा इसी के नीचे आप लिख लो ऑल्सो, बताइए मुझे आप, ए क्रॉस ए कितना होगा, एनीवन, ए का ए के साथ क्रॉस, ए का ए के साथ डॉट कितना होता था मॉड ए स्क्वायर, लेकिन ए का ए के साथ क्रॉस कितना होगा जीरो, और ए का ए के माइनस ए के साथ क्रॉस करोगे वो भी जीरो आएगा, क्यों आ रहा है, क्योंकि इस केस में थीटा सॉरी सॉरी, इस केस में थीटा जीरो हो जाएगा और इस केस में थीटा 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सिंपल ऑब्जर्वेशन बस लिखना है आपको, आपको ये नहीं सोचना है कि हम बहुत भारी चीज पढ़ रहे हैं, यू जस्ट ट्राइंग टू एंजॉय समथिंग दैट यू ऑलरेडी नो, अगर दोनों वेक्टर्स के बीच में थीटा पाई बाय 2 हुआ देन दो वेक्टर्स के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री हुआ तो फिर ए क्रॉस बी क्या होगा, देखो ए क्रॉस बी विल बी नथिंग बट मॉड ए मॉड बी साइन 90, साइन 90 तो 1 होता है, बस खत्म, सिंपली मॉड ए मॉड बी हो जाएगा उस केस में, ठीक है, ये सब आराम से अपन समझ सकते हैं, इनमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं आई कैप जे कैप और के कैप के टर्म्स में बात करता हूँ, फॉर आई कैप जे कैप एंड के कैप, ठीक है, यू विल आंसर मी, अब इतना तो समझ में आ गया ना अपने को, दो परपेंडिकुलर अगर अपने पास वेक्टर्स होते हैं उनका डॉट उनका क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के बारे में अपन क्या कह सकते हैं, इफ दे आर परपेंडिकुलर देन डॉट प्रोडक्ट जो होता था वो जीरो हो जाता था, बट क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, मॉड ए मॉड बी के बराबर हो जाता है, ठीक है, तो यहां से आप ऐसा बता सकते हो क्या कि आई कैप के साथ क्रॉस, जे कैप के साथ क्रॉस और के कैप के साथ क्रॉस, ये तीनों वैल्यू जीरो आएगी, यस और नो, बिल्कुल, ऑल दीज थ्री वैल्यूज विल बी जीरो, एडिशनली आई कैप का जे कैप के साथ क्रॉस करेंगे तो अब देखो ये दोनों परपेंडिकुलर है मतलब मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, साइन 90, तो मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, 1 इंटू साइन 90 भी 1, आंसर आपका 1 आ जाएगा, आई क्रॉस जे 1 आ जाएगा, जे क्रॉस के ये भी 1 आ जाएगा, और के क्रॉस आई ये भी 1 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब इन टर्म्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, इन टर्म्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट angle between A and B can be given as can be written as, देखो कैसे लिखेंगे, दो वेक्टर्स की, अच्छा मैंने यार यहाँ पे गलती कर दी जल्दबाजी में,
1 तो मैंने मैग्नीट्यूड लिखा है, डायरेक्शन तो लिखा ही नहीं ना। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देखो, अरे यार, डॉट क्रॉस प्रोडक्ट 1 नहीं हो सकता ना। देखो क्या होगा, आई क्रॉस जे, ये होता है आई कैप, उसके परपेंडिकुलर होता है जे कैप, और इसके परपेंडिकुलर इस स्क्रीन के बाहर आएगा इसका प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, दैट इज 1 के कैप। मैंने इसका मैग्नीट्यूड लिख दिया, डायरेक्शन नहीं लिखा, वेरी सॉरी। तो ये भी वैसे तो कायदे से जीरो वेक्टर लिखना चाहिए अपने को, बिकॉज इनका क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है दैट इज अ वेक्टर, और जीरो वेक्टर लिखेंगे अपने को, ठीक है। खैर, आई क्रॉस जे जो होगा दैट विल बी के कैप, जे क्रॉस के होगा वो कितना हो जाएगा, आई और जे के परपेंडिकुलर के होता है। याद रखने का तरीका जो है साइक्लिक ऑर्डर में आपको मैं बता देता हूँ, ऐसे याद रखा करो, आई जे और के, इनका साइक्लिक ऑर्डर ऐसा हो जाएगा, आई कैप जे कैप के कैप का। आई से जे की तरफ साइकिल बनाया, जे से के की तरफ, और के से आई की तरफ। जैसे ही आपने साइकिल बनाया आपको सब कुछ पता चल जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये विवेक 2-3 बार आ गया था, एडमिट हो गया था उस समय। विवेक हो गए ज्वाइन तुम फाइनली। देखो, आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा, आई क्रॉस जे हो जाएगा के कैप, दिख रहा है आगे, और जे क्रॉस के ये हो जाएगा आई कैप के बराबर, और के क्रॉस आई ये हो जाएगा जे कैप के बराबर, ठीक है। तो आपको ये चीज याद रखना, आई जे के आई, और के आई, देखो ना, के आई और यहाँ पे जे कैप आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ओके, तो मैं ना एक काम करता हूँ, पॉइंट नंबर 5 जो है इसको थोड़ा सा डिले करते हैं अपन, राइट इट लेटर ऑन। यहाँ पर मैं इसी का एक छोटा सा वो वाला वर्जन भी लिख देता हूँ। मान लो ये साइक्लिक ऑर्डर है, दिस शुड बी इन साइक्लिक ऑर्डर, आई के बाद जे आना चाहिए, और जे के बाद के आना चाहिए, और के बाद फिर से आई आना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो क्या होगा, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा होगा देखते हैं। अगर मैं आपको आई क्रॉस जे की जगह जे क्रॉस आई दे दूं, जे क्रॉस आई, तो क्या होगा, ठीक है, माइनस आई हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा वैसे, जस्ट मिनट। लिखेंगे उसको अपन बाद में, मत लिखो अभी, लिख लेंगे 2 मिनट बाद लिख लेंगे। इन टर्म्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, एंगल बिटवीन ए एंड बी कैन बी रिटन एज ऐसे, साइन थीटा इज इक्वल टू, जैसे कि हमारे पास क्या होता है ना, प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है ए क्रॉस बी, दैट इज मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, यही होता है ना। एन कैप होता है, जरूर होता है, लेकिन ठीक है। साइन थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ से, क्रॉस प्रोडक्ट के टर्म में। ये फॉर्मूला जीवन में कभी भी आपको यूज नहीं आएगा, बस मैं लिखवा दे रहा हूँ, क्योंकि कभी भी एंगल बिटवीन द वेक्टर बोला जाए तो हमेशा डॉट प्रोडक्ट से किया करो। ए क्रॉस बी अपन मॉड बी से अपन साइन थीटा लिख सकते हैं। हाँ, यहाँ पर एन कैप जरूर होता है, ठीक है, बट आप अगर एंगल निकाल रहे हैं तो उस एन कैप को आप टेम्पररी इग्नोर कर सकते हैं, बिकॉज एन कैप आपको बेसिकली, सॉरी, साइन थीटा इज अ स्केलर, तो स्केलर कैलकुलेशन से हो जाता है। बट ये फॉर्मूला मैं कभी भी जीवन में यूज नहीं करता हूँ। क्रॉस प्रोडक्ट से कभी भी एंगल मत निकालना, डॉट प्रोडक्ट से निकालना, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है दैट इज नॉट कम्यूटेटिव, क्रॉस प्रोडक्ट, इसलिए मैंने ऊपर वाला नहीं लिखवाया, क्योंकि ये मैं लिखवाने ही वाला हूँ नीचे, तो वो वैसे भी आने वाला है। क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मेट्राइसिस का मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता था ना, मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स बी इज नॉट इक्वल टू मैट्रिक्स बी इंटू मैट्रिक्स ए, ऐसा नहीं होता था, ठीक है। उसी तरह से ए क्रॉस बी, हालांकि मैट्रिक्स का और वेक्टर्स का कोई लेना देना नहीं है, बट फिर भी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ठीक है। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि ए क्रॉस बी हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा अगर, तो बी क्रॉस ए डेफिनेटली नीचे की तरफ जाएगा, तो वेक्टर ही अलग अलग हुए। हो सकता है इनका मैग्नीट्यूड कभी बराबर हो जाए, लेकिन इनकी दिशा कभी भी बराबर नहीं हो सकती, हमेशा ऑपोजिट रहेगी, डायरेक्शन इनका हमेशा ऑपोजिट होगा, ठीक है। हाँ, लेकिन आप ऐसा जरूर कह सकते हो कि ए क्रॉस बी कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, ठीक है। ए क्रॉस बी को आप बी क्रॉस ए का नेगेटिव बोल सकते हो, क्योंकि
फर्क क्या रहेगा, बस नॉर्मल वेक्टर इसमें ऊपर रहेगा, एक में नीचे रहेगा। बाकी मॉड ए मॉड बी और साइन थीटा तो यहाँ भी सेम आएगा, और मॉड बी मॉड ए साइन थीटा तो यहाँ भी सेम आएगा, बस दिशा ही अलग होगी ना, उल्टी होगी। तो दोनों की दिशा उल्टी होगी, तो किसी एक को अगर अपन माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो दूसरे के बराबर हो जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा उल्टा। ठीक है, अगला देखिए, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एन कैप। सॉरी, ऐसा मत करो, यहां तक लिख लिया आपने? यहां तक लिख लिया ना? हाँ, अगर ए क्रॉस बी जो है, इफ इट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स डायरेक्टेड टूवर्ड्स नॉर्मल वेक्टर एन कैप, तो बी क्रॉस ए जो होगा वो किधर डायरेक्ट होगा, दैट विल बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स माइनस एन कैप। ठीक है, तो अगर ए क्रॉस बी देखेंगे ऊपर जा रहा है, बी क्रॉस ए जो होगा वो एन कैप के अपोजिट, मतलब माइनस एन कैप पे जाएगा, ऐसे नीचे की तरफ डायरेक्ट होगा। सब कॉमन सेंस वाली बात है, मैं आपको लिखवा दे रहा हूं बस। तो इसी लॉजिक से, यूजिंग द सेम लॉजिक, क्या आप ऐसा बता सकते हो कि जे क्रॉस आई क्या होगा? आई जे होता था, फिर जे के होता था, लेकिन के जे लिख दिया अगर मैंने, के क्रॉस जे, और आई जे, जे के आई की जगह आई का आई के लिख दिया। ठीक है, अभी ऑर्डर उल्टा कर दिया बस मैंने, कुछ नहीं देखना है आपको। साइक्लिक ऑर्डर क्या होता था, हमेशा वो बना लिया करो। साइक्लिक ऑर्डर होता था आई से जे से के, और के से आई। ठीक है ना? तो आई से जे क्रॉस करते थे तो के आता था, लेकिन अगर उल्टा कर दिया अपन ने जे से आई, तो कोई डरने की बात नहीं है। ये जे क्रॉस आई को अपन क्या लिख सकते हैं, नेगेटिव ऑफ आई क्रॉस जे। और आई क्रॉस जे मैं अच्छे से जानता हूँ कि के कैप के बराबर होता है, बस एक माइनस बाहर है, उसको लिखना पड़ा मुझे। के क्रॉस जे कैन बी इजीली रिटन एज जे क्रॉस के। ठीक है, का नेगेटिव, और जे क्रॉस के होता है आई के बराबर, बाहर माइनस आ जाएगा। और आई क्रॉस के कैन बी रिटन एज के क्रॉस आई का नेगेटिव। के क्रॉस आई कितना होता है, देखो, के क्रॉस आई विल बी जे कैप, तो ये जे कैप का नेगेटिव हो गया। ठीक है, पॉइंट नंबर 6 के बाद अपना 7th और 8th बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट। तो 7th पॉइंट जो है दैट इज वेरी इजी, इनफैक्ट इंपॉर्टेंट है बट इजी है। इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी रिप्रेजेंट adjacent sides of a triangle, adjacent side of a triangle, then its area is given by, देखो क्या होता है, हमारे पास एक वेक्टर है, वेक्टर बी, एक वेक्टर है वेक्टर ए, और बेसिकली ऐसा सोचो, आप उल्टा सोचो कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, एबीसी। ठीक है, ट्राइंगल एबीसी, अगर इनमें इस एबीसी में दो साइड जो है, टू साइड्स, इफ टू ऑफ द साइड्स represents two vectors joined tail to tail, or if they are not even joined tail to tail, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक साइड जो है वो वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करिए, दूसरी साइड वेक्टर बी को, साइड है ना, दिस इज नॉट पोजीशन वेक्टर, साइड है, वेक्टर है वेक्टर बी, और दोनों के बीच में एंगल थीटा है। तो इस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया अपन आराम से ऐसे लिख सकते हैं, इस ट्रायंगल के एरिया हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कैसे? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड जो है वो ले लो और उसको हाफ कर दो, हाफ ए क्रॉस बी,
मतलब ए क्रॉस बी का हाफ, ठीक है, वेयर ए एंड बी आर एडजेसेंट साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो एक साइड को वेक्टर ए से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, दूसरी साइड को वेक्टर बी से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो इस ट्राइंगल का एरिया कितना आ जाएगा, ए क्रॉस बी। इसका प्रूफ बहुत आसान है, बहुत इजी इसका प्रूफ है, मैं कर देता हूँ आपके लिए। कभी एग्जाम एग्जाम में पूछ लिया तो आप फंस ना जाओ। किसी भी ट्राइंगल के एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, ये हो जाएगा एरिया। तो बेस देखो, यहाँ पे मैं बेस मान लेता हूँ, ये बीसी, बीसी क्या हो जाएगा, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, तो बीसी विल बी वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। और हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट तो ये हो जाएगी, यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, दैट विल बी हाइट। तो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, ये हाइट का काम कर रहा है। तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू हाइट कितना हो जाएगा बताइए, तो क्या साइन कंपोनेंट है ना किसका, ए वेक्टर का, तो मॉड ए वेक्टर का साइन कंपोनेंट है, साइन थीटा। ठीक है ना, इसको अगर आप चाहते तो ऐसा लिख सकते थे, हम्म, रुको एक मिनट, क्या हो गया यार, ओके क्रैश हो सकता है, रुको भाई थोड़ा सा, ओके हाँ, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है बीसी, और हाइट कितनी है ए एम, ये हो जाएगा एरिया। ठीक है, बस एक पॉइंट और है, फिर आपका ये खत्म हो जाएगा टॉपिक। तो ये बीसी कितना आ जाएगा, हाफ मॉड बी, और एम कितना आ जाएगा, मॉड ए साइन थीटा, दिस इज द एरिया। और ये क्या है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट ही तो होता है भाई, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होता है, ये क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होता है, क्योंकि यार इसमें एन कैप नहीं है ना, एन कैप नहीं है इसमें। अच्छा, ऊपर जो मैंने साइन थीटा लिखवाया था कहाँ गया, यहाँ पे मैग्नीट्यूड रहेगा ना, दिस विल बी मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड होगा, बस इतना मैग्नीट्यूड मॉड लगा लेना, हालांकि इसको अपन यूज नहीं करते, करना चाहो तो कर सकते, बट आई डोंट प्रेफर इट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, तभी यहाँ पे से एन कैप अपन हटा रहे हैं। ठीक है ना, तो साइन थीटा आ जाएगा मॉड ए मॉड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए मॉड बी, तो ये आ जाएगा अपने पास ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, क्योंकि उसमें एन कैप नहीं है, और उसमें एक हाफ भी मल्टीप्लाइड है, दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। बस, ठीक है, पॉइंट नंबर 9 है, बहुत इजी है, चालू होते ही खत्म हो जाएगा। पहले मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा, फिर अंग्रेजी में। अगर हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, अगर हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, वो पैरेललोग्राम क्या है, ए बी सी डी, उस पैरेललोग्राम की दो साइड्स, एक वेक्टर को, मतलब उस पैरेललोग्राम की दो साइड्स एडजेसेंट वाले, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय अ वेक्टर, इफ दे आर रिप्रेजेंटेड बाय अ वेक्टर ए वेक्टर बी, तो इस पैरेललोग्राम का भी एरिया अपन वैसे ही लिख सकते हैं जैसे ऊपर लिखा था। तो इस पैरेललोग्राम का एरिया जो हो जाता है, दैट इज सिंपली जो ऊपर लिखा था वही होता है, ए क्रॉस बी का मॉड, यहाँ पे हाफ नहीं आता है, बस खत्म, ए क्रॉस बी का मॉड। ठीक है, दैट्स इट, इसका प्रूफ भी वही है जो अपन ने ऊपर किया था, तो लिख लेते हैं इसको, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी represent two sides of a parallelogram, then area of parallelogram, then its area is equal to a cross b का mod. Please write it down.
10th एंड लास्ट पॉइंट है, बड़ा इजी, डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर। अगर मैं a क्रॉस b प्लस सी लिखता हूं तो क्या आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो? बिल्कुल। कैसे? पहले a का b के साथ क्रॉस करो प्लस फिर a का c के साथ क्रॉस करो। इसमें आप ध्यान रखें कि a क्रॉस c ही लिखो, उल्टा मत लिख देना c क्रॉस a। कि यार ऐसा मत सोचना कि प्रोडक्ट तो उल्टा सीधा एक समान ना, क्रॉस प्रोडक्ट उल्टा सीधा एक समान नहीं होता है, इट इज नॉट कम्यूटेटिव। बट हाँ, क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव जरूर होता है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर है। और अगर बाय चांस आपको ऐसा कुछ नजर आता है कि लैम्डा टाइम्स स्केलर टाइम्स ए क्रॉस बी है, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो, स्केलर टाइम्स वेक्टर ए क्रॉस सी, या फिर ऐसा लिख सकते हो वेक्टर ए टाइम्स वेक्टर ए क्रॉस लैम्डा टाइम्स वेक्टर सी। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो लैम्डा है इसको आप ए के साथ भी टिका सकते हो, स्केलर है ना, और बी के साथ भी टिका सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से अपना जो क्रॉस प्रोडक्ट का थियरी है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट से क्वेश्चंस जो आते हैं वो बहुत इजी इजी आते हैं, इजी एकदम आसान क्वेश्चन। आप आज 50 क्वेश्चन मॉड्यूल के करोगे तो आपको समझ में भी आने लगेगा। अब आपको क्या करना है, फाइंड ए क्रॉस बी इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, सॉरी प्लस जे कैप। ये अपन कर चुके हैं ना, दिस वी हैव डन, ओके आई एम सॉरी, दिस वी हैव डन। ये वाला क्वेश्चन करो। फाइंड अ यूनिट वेक्टर, ये अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू, आपने गलती से सी लिख दिया, हाँ यहाँ पे बी आना चाहिए ना, थैंक यू। फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स a plus b and a minus b, where vector a is equal to I cap plus j cap plus k cap, and vector b is equal to I cap plus 2j cap plus 3k cap। ठीक है, यहाँ पे भी बी वेक्टर लिख देना। गलती से क्या मिस्टेक हो गया, लेकिन मेरी भावनाओं को आप समझ रहे होंगे तो समझ में आ जाएगा। फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर a plus b, a minus b, where a and b are given। तो सबसे पहले आप क्या करो, a plus b निकाल लो, a प्लस बी निकाल लो। कैसे निकालेंगे, देखो आई कैप को आई कैप के साथ ऐड करा, जे कैप को जे कैप के साथ, के कैप को के कैप के साथ, बहुत आसान है। तो देखो क्या रहेगा, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, ये आ गया ए प्लस बी। अच्छा, इस वेक्टर को आप सी वेक्टर बोल दो थोड़ी देर के लिए, और ए माइनस बी को आप डी वेक्टर बोल देना। तो ए माइनस बी मतलब क्या हो जाएगा, आई कैप माइनस आई कैप, आई कैप माइनस आई कैप कितना हो जाएगा, 0 आई कैप। j cap minus 2 j cap will be minus 1 j cap, और k cap minus 3 k cap will be minus 2 k cap। ये आ जाएगा d वेक्टर। ठीक है, चलो। तो आपको क्या करना है, वेक्टर सी और वेक्टर डी के परपेंडिकुलर आपको एक वेक्टर निकालना है। तो कभी भी आपको ऐसा बोले कि सी और डी के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालो, मतलब दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। तो पहले आप क्या करो, यूनिट वेक्टर मत निकालो करो, पहले आप वेक्टर निकाल डालो जो सी और डी के परपेंडिकुलर। तो अब वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी एंड वेक्टर डी इज सी क्रॉस डी, सी क्रॉस डी, खत्म। तो सी क्रॉस डी में निकाल लेता हूं, सी क्रॉस डी निकाल लेते हैं।
सी क्रॉस डी कैसे निकालेंगे? देखो आई कैप, जे कैप, के कैप। हाँ सी वेक्टर क्या है? 2 3 4, तो ये रहेगा 2 3 4 और 0 -1 -2। ठीक है, तो ये हमारे पास, इसको खोल देते हैं। सबसे पहले प्लस आई कैप माइनस जे कैप और फिर प्लस के कैप, ध्यान रखिएगा। तो यह रहेगा 3 इंटू -2 -6 माइनस -4 माइनस जे कैप, यह रहेगा 2 इंटू -2 -4 -0 प्लस के कैप। के कैप आ जाएगा ये 2 इंटू -1 आ जाएगा -2 -0, तो ये -2। so we are almost done। तो सी क्रॉस डी हमारे पास आ गया -2 आई कैप प्लस 4 जे कैप -2 के कैप। तो सी क्रॉस डी आ जाएगा -2 आई कैप प्लस 4 जे कैप -2 के कैप। हाँ अब समझो, दिस इज व्हाट, दिस इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू सी एंड डी। सी और डी के परपेंडिकुलर एक वेक्टर, बट ये यूनिट वेक्टर नहीं है, ये सिर्फ एक परपेंडिकुलर वेक्टर है। तो अपने को यूनिट वेक्टर का निकालना है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू सी एंड डी। ठीक है, अच्छा अब सुनो मेरी बात ना, आराम से सुनो, शांति से, बहुत काम आने वाली है। कि ये रहा सी वेक्टर और ये रहा डी वेक्टर। ठीक है, सी और डी वेक्टर के परपेंडिकुलर कोई वेक्टर है मेरे पास, वो वेक्टर आ गया है। अच्छा ये जो मेरे पास परपेंडिकुलर वेक्टर आया है वो क्या है? सी क्रॉस डी। इसको थोड़ी देर के लिए मैं एन वेक्टर कह देता हूँ, कैपिटल एन वेक्टर। ठीक है, ये नॉर्मल वेक्टर है, बट ये नॉर्मल यूनिट नहीं। आप देखो ना यार, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो ना, इसका मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना, तो ये यूनिट वेक्टर नहीं, ये नॉर्मल जरूर है, ये नॉर्मल जरूर है, बट ये यूनिट नहीं है। तो आपको यूनिट वेक्टर, ये लाल वाला वेक्टर जो निकालना है, एन कैप, स्मॉल एन कैप, वो कैसे निकालेंगे? वो आ जाएगा, स्मॉल एन कैप आ जाएगा कैपिटल एन वेक्टर का यूनिट वेक्टर, मतलब एन वेक्टर अपॉन उसका मॉड, दैट्स इट। तो अपने पास ये वेक्टर जो आ रहा है दैट इज अ नॉर्मल वेक्टर, बट ये नॉर्मल वेक्टर यूनिट वेक्टर नहीं है। हाँ ये परपेंडिकुलर जरूर है, बट अपने को ऐसा वेक्टर चाहिए जो परपेंडिकुलर भी हो और यूनिट भी हो। तो मतलब इसी वेक्टर का आप यूनिट वेक्टर निकाल डालो, खत्म ना। तो इसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर अगर मैं निकालता हूँ, तो ये वेक्टर मेरे पास है -2 आई कैप प्लस 4 जे कैप -2 के कैप अपॉन, इसी का मैग्नीट्यूड लिख देते हैं अपन। इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 4 + 16 + 4। तो कर लोगे इसके आगे आप लोग, है ना, मुझे भरोसा है। 24 आ रहा है, √24, जैसे कि मैं कमेंट्स में भी देख रहा था। √24 लिख लेना आप लोग, तो दिस इज इट। ठीक है, अगर आप चाहो तो अच्छे से लिख सकते हो, एन कैप इज इक्वल टू -2/√24। √24 कितना हो जाएगा? लगभग लगभग 4 × 6, तो 2√6 लिख दो मैं इसको, 2√6। तो ये 2√6 है, दिस इज 2√6। तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो -1/√6 आई कैप प्लस 4/2√6, मतलब 2/√6 जे कैप माइनस 1/√6 के कैप। बस 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 हो गया, आ गया। थोड़ी मेहनत लगी अपने को इस क्वेश्चन में, लेकिन क्वेश्चन का लॉजिक आसान था, ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल था। तो इसका नेगेटिव भी आंसर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो नॉर्मल वेक्टर जो आएंगे अपने पास, यूनिट वेक्टर सी और डी के परपेंडिकुलर, दैट कैन बी सी क्रॉस डी या फिर डी क्रॉस सी, डी क्रॉस सी। तो आपके पास, सही कह रहे हो विवेक, एन कैप विल बी, तो आंसर जो अपना होगा दैट विल बी एन कैप और माइनस ऑफ एन कैप। दोनों की दोनों क्या रहेंगे ना, देखो माइनस एन कैप ये हो जाएगा सिंपली। ठीक है, माइनस एन कैप, दोनों की दोनों परपेंडिकुलर रहेंगे, तो पहले आप प्लस एन कैप निकाल लो, और माइनस एन कैप को भी आप आंसर के तौर पे दे सकते हो। आपको ये थोड़ी बोला कि परपेंडिकुलर होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए या नीचे। हाँ तो हाँ, फाइनल आंसर आप ऐसे लिख लो। ठीक है, सो ये दोनों क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क में। फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी यूजिंग
ये मैं करा दूंगा अगला वाला होमवर्क के लिए। वेक्टर प्रोडक्ट वेयर ए वेक्टर, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपने को दे रखे हैं 1,1,1, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं 1,2,3, और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं। लास्ट क्वेश्चन है अपना आज का, बस खत्म आपका लेक्चर 1,3,2,3,1। तो क्या करो आप, एबीसी वेक्टर, एबीसी ट्राइंगल पहले बना लो। पॉइंट ए अपने को दे रखा है 1,1,1, पॉइंट बी दे रखा है आपको कितना 1,2,3, पॉइंट सी दे रखा है आपको 2,3,1। अच्छा, ये ए बी वेक्टर हो गया, ये बी सी वेक्टर हो गया। बस दो वेक्टर तो बना ही सकते हैं अपन दो पॉइंट से। तो ए बी वेक्टर कैसे लिखेंगे, पॉइंट माइनस पॉइंट, तो बाद वाला पॉइंट माइनस पहले वाला पॉइंट, तो 1 - 1 आ जाएगा 0 आई कैप, माइनस जे कैप और -2 के कैप। बी सी वेक्टर क्या आ जाएगा, 2 - 1 1 आई कैप, 3 - 2 1 जे कैप, और -1 - 3 -2 के कैप। ठीक है, ए बी वेक्टर आ गया, बी सी वेक्टर आ गया, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो, वो एरिया होता है। तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ टाइम्स ए बी क्रॉस बी सी का मैग्नीट्यूड। तो क्रॉस प्रोडक्ट अपने को निकालते आता ही है। तो ए बी क्रॉस बी सी अगर आपको निकालना है तो ए बी क्रॉस बी सी, ये ऐसे डिटर्मिनेंट से निकाल लो आप, आई कैप, जे कैप, के कैप, और 0 - 1 -2 1 1 -2। बस यहाँ से जो भी आंसर आएगा दैट विल बी योर फाइनल आंसर। कर लेना, आपको आंसर आए तो मेरे को बता देना। ठीक है, एक क्वेश्चन होमवर्क में दे देता हूँ आपको। फाइंड area of parallelogram whose adjacent sides are given by the vectors vector A 3 i cap plus 1 j cap plus 4 k cap, वेक्टर बी हो जाएगा आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। बस ठीक है, तो आपका वेक्टर अलजेब्रा यहाँ पे समाप्त होता है, द होल टॉपिक, है ना, वी आर डन एंड डस्टेड। हाँ, एक चीज है जो अभी बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछी जाती, तो वो सब अपन मतलब आप एनसीईआरटी करोगे तो कुछ चीजें शायद नहीं कर पाओगे, जैसे कि एसटीपी आएगा एक, है ना, तो वो अपन पढ़ेंगे 3D में, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, दैट वी विल स्टडी इन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वीटीपी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो अपन जरूर पढ़ेंगे। हाँ, एक और टॉपिक है छोटा सा जो बोर्ड एग्जाम में नहीं होता लेकिन जेई में होता है, तो वो भी थोड़ा सा एम्बिगुअस है, बट मैं आपको वो कल स्टार्टिंग के आधे घंटे में पढ़ा दूंगा, जिसको अपन कहते हैं पैरालेलोपिपेड, पैरेललोपाइप्ड या पैरेललोपिपेड, और दूसरा होता है टेट्राहेड्रॉन। ठीक है, ये दो सॉलिड शेप्स होते हैं जिनके बारे में कुछ चीजें बस आपको बतानी है कि कैसा शेप होता है, कितनी साइड होती है, कितने एजेस होते हैं, और इसका सेंट्रॉइड क्या होता है। बस ये सारी चीजें आपको बताकर मैं कल नया चैप्टर चालू करने वाला हूँ, दैट इज 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, 3D ज्योमेट्री। तो कल हम 3D ज्योमेट्री चालू करने वाले हैं। 3D ज्योमेट्री कल ही स्टार्ट हो जाएगा। आप 50 क्वेश्चंस करो, मैं आपको कल 3D ज्योमेट्री का बस बेसिक इंट्रो दूंगा, क्योंकि हम 3D ज्योमेट्री अब पढ़ेंगे तो अपना बेस तैयार है, बस फटाफट अपने को एप्लीकेशन करना है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ प्लेन, फिर लाइन एंड प्लेन का इंटरसेक्शन, लाइन और लाइन का इंटरसेक्शन, प्लेन और प्लेन का इंटरसेक्शन, ये सारी चीजें अपने को करनी, बहुत ज्यादा आसान होता है 3D, बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, ज्यादा खींचूंगा तो खोपड़ी में कुछ घुसेगा नहीं, है ना। चलिए, तो आधा घंटा एक्सटेंड किया, उतना ही काफी है, उतने में अपना काम हो जाएगा। 50 क्वेश्चन आप इतना कर लीजिए। एक और चीज है जो मैंने आपको बताई नहीं, कि आप एनसीईआरटी जो है उसको कंप्लीट कर ले, दैट इज एक्सरसाइज 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 अभी नहीं हो पाएगी, दैट इज 10 पॉइंट मिसलेनियस, ये आप बाद में करना।
लेकिन 1 2 3 आप आराम से कंप्लीट कर सकते हो। आपको सारी एक्सरसाइज कंप्लीट करने में 1 घंटा लगेगा। 10.1 2 3 तीनों एक साथ करने में 1 घंटा लगेगा। इतना आसान है। तो डोंट वेट फॉर मी कि मैं आपका होमवर्क चेक करूँ, आपको डांटूं तभी आप कंप्लीट करो। आज के आज कंप्लीट कर लेना, मैं परसों चेक करूंगा क्योंकि कल तो मॉड्यूल का दिन है। तो टुमारो विल डिस्कस मॉड्यूल एंड विल ट्राई टू स्टार्ट 3D ज्योमेट्री। नहीं हुआ तो परसों स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीवन, थैंक यू।